हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति है इस पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि भारत का बजट है या बजट 2025-26, जिस पर हम लोग महत्वपूर्ण रूप से जो टॉपिक है चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको लगातार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यह इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रश्न जो आएंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में वो तो सॉल्व करना ही करना है। साथ ही साथ सरकार की नीतियों को या सरकारी नीतियों को समझने के लिए, भविष्य के लक्ष्य को समझने के लिए, नीतियां कैसे प्रभावित होती है उस संदर्भ में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम उसी व्यू से देखने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको सॉल्व करने के टेक्निक को हम समझने का प्रयास करेंगे और एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो अंत तक बने रहिएगा, सभी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। और चलिए नेक्स्ट, हम उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्ति है इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म है जहां से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप लोग से जो पिछली क्लास है उससे कुछ प्रश्न है जो आप लोग जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और पहले भी मैंने बता रखा है उत्तर कैसे देना है। जैसे 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, इसी से 3 का क्या होगा। तो लेकर 1 से लेकर 10 तक एक ही मैसेज में रखिएगा, एक ही बॉक्स में, ताकि हमें भी वॉच करने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो पहला है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? इनका उत्तर बताना आप लोगों को। यह बहुत ही जरूरी है। स्टार श्रेणी में रखिए गए सारे प्रश्न को, जो आप लोगों को क्लास के बाद कुछ प्रश्न 10 प्रश्न पूछे जाते हैं पिछले क्लास सेशन से, तो यह आप लोग स्टार श्रेणी में से रखिएगा। दूसरा है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? इन्हें सबसे अच्छे स्टार में रखिएगा, क्लास के दौरान भी मैंने बताया था। तीसरा, राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? इनको भी थोड़ा सा बताइए आप लोग उत्तर इसका कमेंट सेक्शन में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? 5वां नंबर है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो है, जिसे AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका भी उत्तर आप लोग लगे हाथ देते चलिएगा। 6ठे नंबर है, सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया गया? हाल ही में 1 अगस्त को इनकी नियुक्ति हुई है, तो इसे भी थोड़ा देखते चलिए। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 80वां सत्र हुआ था, 80 सत्र हुआ था, उनका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? और यहाँ बहुत ही प्रश्न, यह जो आपको एग्जाम यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर ध्यान में रखें तो। फिर COP29 जलवायु जो सम्मेलन होता है के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था? 9वां नंबर, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है अर्थात UNDRR के विशेष प्रतिनिधि किनको नियुक्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी थोड़ा सा बताया आप लोग तभी तक। चलिए 10वां नंबर है, IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? पहली महिला भी है और पहली अफ्रीकी भी है। तो इस तरीके से 10 जो प्रश्न टॉप प्रश्न है, टॉप 10, उसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ताकि और भी खुद को एक्सप्लोर कर सके। कितना आप लोगों का बैकअप याद रह रहा है ये भी आप जांच कर सके, और कितना रिवीजन आप लोग करने की जरूरत है यह भी अपना परख सके। तो चलिए, अगर हम इस टॉपिक की बात करें, केंद्रीय बजट की बात करें 25-26 का, तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे? क्या सभी जो बजट में चर्चा होती है बिंदुएं, क्या वहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, या किसी खास पैटर्न को पकड़ता है कोई भी एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो? तो चलिए सबसे पहले समझिए आप लोग, यहाँ से जितने भी सामाजिक उत्थान से संबंधित आपको टॉपिक होगा या बिंदु होगा, आप उसको सबसे पहले कवर करें। किसी प्रकार का सामाजिक उत्थान हो सकता है, महिला से संबंधित हो सकता है, वृद्ध से संबंधित हो सकता है, बालिकाओं से संबंधित हो सकता है। जो भी सामाजिक उत्थान से संबंधित आएगा सबसे पहले आप उसे कवर करेंगे। कोई नई नीतियां होंगी, नीतियों की घोषणा हो रही होगी और जिसका व्यापक प्रभाव देश प्रदेश पर हो रहा होगा, जैसे पूरे देश में इसका प्रभाव रखता होगा। इस प्रकार के बहुत से टॉपिक होते हैं बजट में, को घोषणा की जाती है नीति के तौर पर। तो आप उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले लिस्ट में शामिल कीजिए। यहाँ से 2 प्रश्न आपको जरूर दिख जाएंगे। सरकार ही, उसके बाद साथ ही साथ सरकार का कोई भविष्य
उन्मुखी लक्ष्य होता है, भविष्य उन्मुखी लक्ष्य होता है। क्या कोई ऐसा लक्ष्य घोषित किया जा रहा है आने वाले, मान लीजिए 2047 तक, 2050 तक, 2030 तक, कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित हो रहा है? सरकार अपनी बजट में कुछ ऐसी बातें बोल रही है, तो सबसे पहले आप उसे भी लिस्ट आउट कीजिए। फिर उसके बाद अपने राज्य से संबंधित कुछ घोषणाएं हुई हैं, जैसे आप बिहार के हैं तो बिहार की घोषणाएं, यूपी के हैं तो यूपी के, एमपी के हैं तो एमपी के, इस तरह कुछ राज्य आधारित कुछ घोषणाएं हुई हैं, तो सबसे पहले उसको आप लिस्ट आउट कीजिए। और अंत में एक याद रखिएगा, जैसे राजकोषीय नीति से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके अलावा और भी सब टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछते हैं, मुख्यतः आपको ये सारे टॉपिक कवर करके चल रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक परिचय देख लेंगे बजट का क्या है, ताकि यह अगर मिसलियस टाइप का प्रश्न बजट से पूछ दे तो आप उसको भी प्रश्न को सॉल्व करने की स्थिति में हो, इसलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे भूमिका के तौर पर कि केंद्र सरकार का बजट जो है इस बार का 25-26 महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज के तौर पर देश के सामने रखी गई है, जहां पर विकसित भारत 2047 यह बहुत ही चर्चा का विषय है। @2047 यही इसी इर्द गिर्द सारी घटनाएं घट रही है आने वाले कुछ वर्षों तक और पीछे गत वर्षों से। तो विकसित भारत बनाना है, इसके लिए बहुत से लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और वो लक्ष्य ऐसे हैं कि भविष्योन्मुखी उद्देश्यों को पूर्ति कर रहा है। तो इसी संदर्भ में यह आया हुआ है, लक्ष्य तय करता है। यह बजट विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता, 3 शब्द याद रखिएगा, विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखकर क्या किया? स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित, कृषि संबंधित, बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। तो विशेष बल किन क्षेत्रों पर दिया गया? तो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, कृषि पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महिला सशक्तिकरण पर। इस तरीके से हर क्षेत्र ऐसे भी है जहां पर क्या किया गया है? विशेष बल दिया गया। तो आपसे प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है कि बजट 2025-26 में विशेष क्षेत्र कौन कौन से जिस पर सरकार की महत्ता से योगदान करने का संभावना व्यक्त किया गया है, तो आप उन क्षेत्रों को रखिएगा। फिर वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करती है। तो कब प्रस्तुत करती है? तो एक डेट याद रखिएगा, 1 फरवरी 2025, यह बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इनके साथ एक फैक्ट भी याद रखिएगा, यह दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। एक फैक्ट याद रखिएगा, इससे पहले कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी जो 1970-71 के बीच में वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रहते हुए भी वित्त मंत्री के पद के आधार पर उन्होंने क्या किया था? पहली बार बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद दूसरी महिला बनती हैं, जब 2019 से इनका वित्त मंत्री के तौर पर चयन होता है, नियुक्ति होती है, उसके लगातार ये दे रहे हैं। तो इनके साथ एक और फैक्ट आता है कि सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाली महिला, तो ये भी एक फैक्ट है इनके साथ। सबसे ज़्यादा 8 बार अभी तक बजट प्रस्तुत कर चुकी है, 8 बार आर्थिक सर्वे, और 1 बार आपको अंतरिम बजट भी प्रस्तुत कर रखी है। तो इनके साथ एक फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। इस बजट में 25-26 के बजट में एक तेलुगु कवि और नाटककार का नाम सामने आता है, तो इनको अच्छे से आप लोग याद करके जाइएगा। हिस्ट्री में भी इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकता है, दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस बार हम लोग जब आएंगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में तो हम वहाँ कवर करेंगे। गुरजादा अप्पा राव की प्रसिद्ध उक्ति, एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं बल्कि एक देश उसके लोग हैं। कहने का मतलब देश कोई क्षेत्र है तो केवल उसकी मिट्टी भूमि ही उद्देश नहीं होता है, देश के अंदर रहने वाले लोगों से बनता है। और लोगों के विकास, सार्वजनिक विकास की बात करें या हम सर्वकालिक विकास की बात करें, जब तक हम वो नहीं करेंगे हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही कहने का अर्थ था इनका। और ध्यान रखिएगा, इस उदाहरण के साथ वित्त मंत्री ने सभी क्षेत्रों को संतुलित रूप से शामिल किया। जो मैंने क्षेत्र पहले ही बता रखा आप लोगों को, वो क्षेत्र याद रखिएगा, बैकग्राउंड में वो क्षेत्र याद रखिए आप लोग, ताकि जब भी कहीं बात हो क्षेत्र का तो वो 7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद याद रखिएगा सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट आपको जो 25-26 से प्रस्तुत किया गया है। तो क्या थीम है यह भी याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबका विकास आपका थीम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अतिरिक्त
आपसे प्रश्न पूछ सकता है, विकसित भारत के 2 सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो व्यापक सिद्धांत के 6 सूत्र बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा क्या, 6 सूत्र। और वहीं परिवर्तनकारी सुधार के सूत्र के तौर पर भी 6 सूत्र बताए गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, याद रखना, इसे काम देगा आपको। लिस्ट में आपको सीरीज के तौर पर प्रश्न बना के पूछ सकता है। अगर व्यापक सिद्धांत के बारे में बात करें तो गरीबी से मुक्ति दिलाना उद्देश्य है इनका। 100% अच्छे स्तर पर स्कूली शिक्षा दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य है। फिर बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार उपलब्ध कराना भी सरकार का प्राथमिक लक्ष्यों में 6 सिद्धांतों में शामिल है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसी संकल्पना लेकर आई है। यह बहुत ही बृहद संकल्पना है। सरकार अगर इस तरीके से सफल हो जाती है तो बहुत से बेस्ट पॉइंट हम लोगों को, पॉजिटिव पॉइंट हमें सामने देखने को मिलेगा। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान की आवश्यकता पर जोर देने की बात की गई है। तो बजट में मूल रूप से आपको यह याद रखना है, यह जो 6 सिद्धांत बताए गए हैं उसी के इर्द गिर्द क्या होगा, आपको पूरा लक्ष्य निर्धारित होगा, सिद्धांत निर्धारित होगा, सरकार के भविष्योन्मुखी आपको योजनाएं निर्धारित होगी। तो इसके साथ साथ याद रखना, परिवर्तनकारी, कौन से ऐसे परिवर्तनकारी तत्व माने गए हैं बजट में जो सुधार को और आसान बना सकता है या सुधार तक पहुंचने में हमें आसान एक राह दिखा सकता है। तो उन पक्षों को ध्यान रखिएगा। जैसे कराधान में हम कुछ परिवर्तनकारी सुधार करेंगे तो हमें व्यापक लाभ मिलेगा हमारे देश को। साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र में कुछ व्यापक परिवर्तन करेंगे। शहरी विकास में, और ये शहरी विकास की बात जब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आई है तब से चर्चा हो रहा है, क्योंकि जब भी देश बात करते हैं, देश में अवसंरचना निर्माण, ध्यान रखिएगा, अवसंरचना निर्माण सर्वांगीण विकास को और भी तीव्र कर देगा। क्योंकि आपको पता है अवसंरचना निर्माण सीधे हमारे कोर सेक्टर से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, कोर सेक्टर से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है जिसमें मांग डिमांड बढ़ जाता है, जिससे रोजगार क्रिएट होता है, लोगों के पास पूंजी आती है। तो क्या होता है, इससे पूरा देश का इकोसिस्टम काम करता है। इसलिए देश का अवसंरचना निर्माण बहुत जरूरी पार्ट सामने लेकर आता है देश के विकास के लिए। ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ खनन याद रखिएगा, खनन परिवर्तन क्षेत्र को परिवर्तनकारी क्षेत्र के तौर पर भी हम बात करें। जैसे आप अभी सुने होंगे मत्स्य योजना, 6000 योजना नाम सुने होंगे, वो खनन से ही जुड़ा हुआ है। डीप सी में हम जाकर काम करेंगे और भी हम बेहतर जो हमारे खनिज उसके उत्पादन में हम कैसे नवीन प्रौद्योगिकी को ला सकते हैं जिससे हम देश में और भी प्रौद्योगिकियों को जन्म दे सके और भी सुलभ योजनाओं को हम ला सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, इसे याद रखिएगा। वित्तीय क्षेत्र में सुधार ताकि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में और भी बेहतर रूप से भागीदारी सुनिश्चित कर पाए लोगों का। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा विनियामक सुधार, अर्थात जितनी संस्थाएं विनियामक संस्थाएं हैं उसमें किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सके ताकि पब्लिक ओरिएंट वर्क को, स्पेस को क्या किया जा सके, क्रिएट किया जा सके। यह महत्वपूर्ण लक्ष्य सरकार की है, तो ये भी आप लोग को याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट याद रखेंगे हम लोग, चलिए कुछ इतिहास का बजट आपको याद रखना है, यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए मैं बेसिक पहले इसलिए कवर कर दे रहा हूँ ना कि केवल बजट अभी अगर 25-26 को चर्चा कर दूंगा तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इसलिए पहले इतिहास में देख लेते, परिचय के तौर पर देख लेते, और कुछ ऐसा टर्मोलॉजी होगा जो आपको बार बार याद रखने की जरूरत होगी या उसको विशेष बल देने की जरूरत होगी, उनको भी हम साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट नोट्स प्राप्त हो जाए आपका वीडियो एनालिसिस के तौर पर। चलिए पहला बजट ब्रिटिश भारत में 1860 में, ध्यान रखिएगा, जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. सम्मुखन चेट्टी के द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया था। पहला पूर्ण वर्ष बजट, वार्षिक बजट था 1948 में जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला जो रिकॉर्ड है अभी तक मोरारजी देसाई के पास है, तो ध्यान रखिएगा वो 10 बार और 8 बार आम बजट, 2 बार अंतरिम बजट आपको ध्यान रखिएगा। तो आपको ये प्रस्तुत किए, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर रेल बजट का विलय 2017 में आम बजट में कर दिया गया, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और बजट में तिथि का परिवर्तन आपको 2017 से ही 1 फरवरी से कर दिया गया था। तो ये सब सारे फैक्ट हैं। और इसके अतिरिक्त अगर वर्तमान वित्त मंत्री की हम बात करें तो मैं बता रखा हूँ 8 बार उन्होंने बजट और सर्वे प्रस्तुत कर रखी है, और 1 फरवरी 2024 को एक बार ये इन्होंने अंतरिम बजट, इंटरिम बजट प्रस्तुत किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस वर्ष चुनाव थे, इसलिए ध्यान रखिए उस वर्ष
पूर्ण बजट ना आकर अंतरिम बजट आता है, जिस वर्ष आम चुनाव होते हैं देश का उस वर्ष। तो ध्यान रखें, इसके साथ किसी भी महिला द्वारा सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है। अब ये सब सारे फैक्ट आप लोग को याद रखने हैं। क्लियर है? देखिए, कुल मिलाकर समझने का प्रयास कीजिएगा, आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाए, प्रश्नों को सॉल्व कर पाए और प्रश्न कैसे पूछे जाते इस पैटर्न को समझ लिए तो आप बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, नंबर उठा पाएंगे और परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको समझिएगा कि केवल करंट के चीज़ों को ही पढ़ कर के क्या एग्जाम में अधिक प्रश्न सॉल्व किए जा सकते। करंट तो आएगा ही आएगा, पर उसके बेसिक पॉइंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे। देखिए, बजट 2025-26 के विशेष क्या रहा उस पर भी हम कुछ बात कर ले। कुछ खास चीज़ें रही हैं, जैसे कुल बजट हमारा कितना था। कुल बजट हमारा लगभग 50 लाख अप्रोक्स था। तो 50,65,345 करोड़ का हमारा आम बजट इस वर्ष का था, जिसमें ध्यान रखिएगा कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना रखाया गया, जिसमें हम 50,65,445 की बात कर रहे हैं। क्लियर है? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां कितना होगा, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट कितना होगा, 34,20,409 करोड़ हमारा क्या होगा, राजस्व प्राप्तियां होगा। और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, आपको ध्यान रखिएगा 16,44,936 करोड़। ये डायरेक्ट आप लोग को याद करने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इससे संदर्भित कुछ आंकड़े पूछे जाएंगे। अब है कि आपसे पूछा जा सकता है, बहुत से बच्चों में दिक्कत होगा, राजस्व प्राप्तियां क्या होता है, राजस्व आपको पूंजीगत प्राप्तियां क्या होता है। सर यहाँ पे एक राजस्व खर्च भी है, एक पूंजीगत खर्च भी है। तो कम से कम इस बेसिक चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम बजट पर फिर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगा तो बाकी चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर हम कुछ टर्मोलॉजी, क्या आप जानते हैं कि संदर्भ में कुछ शब्दावली की चर्चा करें तो पूर्ण बजट का एक बिंदु होता है, आधार बिंदु होता है, उससे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा राजस्व प्राप्तियां क्या होती है। रेवेन्यू हम बात करते हैं, रेवेन्यू का सीधा सा अर्थ होगा कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है। तो जैसे ये वे आय होते हैं ना, जिनके सरकार किसी परिसंपत्ति या एसेट को बेचकर बिना प्राप्त करता है। तो सरकार किसी बिना परिसंपत्ति, अपना कोई एसेट उसका होगा, किसी भी रूप में एसेट हो सकता है, बिना बेचे प्राप्त करता है, तो ध्यान रखिएगा उसको हम राजस्व प्राप्तियां करेंगे। जैसे कर आय, आपका टैक्स रेवेन्यू, आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क आदि आपको इसमें शामिल किया जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। साथ ही साथ क्या है, गैर कर आय, अर्थात लाभांश होगा, ब्याज होगा, शुल्क होगा, जुर्माना होगा। इस प्रकार के गैर लाभांश कर से अगर सरकार को प्रॉफिट हो रहा है या उसके खाते में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, अर्थात हमारा राजस्व कुल प्राप्तियां कहा जाता है। अब इसके ध्यान रखिए, इससे होता क्या है, अगर हमें सरकार इसे ले रही है, इसको प्राप्त हो रही है, मान लीजिए 100 रुपया हमको इससे प्राप्त हुआ, 100 रुपया, तो इससे सरकार को लाभ क्या होगा, यह किस रूप से हम समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस आय से सरकार की समान प्रशासनिक जरूरतों को पूरी की जाती है। जितनी अधिकतर प्रशासनिक जरूरतें देश की होगी ना, वो इसी आय से लगभग पूरी की जाती है। लगभग की बात हो रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां क्या होता है, तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, अगर प्रशासनिक जरूरतों को सरकार पूरा करना चाहती है तो किस मद से वो पैसे निकाल कर दे सकती है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्व प्राप्ति या रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, वहाँ से प्रश्न आपको पूछ देगा, ऑप्शन में आपका रहेगा तो आपको देना होगा। साथ ही साथ राजस्व प्राप्तियों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसका कौन सा क्षेत्र है, कर आय में किस प्रकार के टैक्सेस से राजस्व प्राप्तियां होती है, या गैर कर राजस्व से हमें कौन कौन सा प्राप्त होता है। तो ये सब याद रखना है। ये सारे फैक्ट आपको प्रश्न के तौर पर दिखेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये सब सारे PYQ में अगर आप PYQ सॉल्व करते होंगे, पूरा जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है आप लोगों के आसपास, अगर उसका सॉल्व करते होंगे, सब सारे प्रश्न में आपको दिखेंगे। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। ध्यान रखिए, ये वे आय होती है जो सरकार किसी परिसंपत्ति को बेचकर या ऋण लेकर प्राप्त करती है। सीधा सा याद समझना है, अगर किसी एसेट को बेच दे रही है या उसके ऋण से प्राप्त कर पा रही है, कोई ऋण सरकार दूसरे देशों से ऋण लेके अगर पूरा कर पा रही है, तो पूंजीगत प्राप्तियों के तौर पर हम देखते हैं। ध्यान रखिएगा, उदाहरण के तौर पर ऋण उधारी जैसे सरकारी बॉन्ड हो सकता है, विनिवेश जैसे सार्वजनिक उपकरणों की हिस्सेदारी बेचना। आप बार बार समाचार सुनते होंगे कि इस PCO का या इस प्रकार के कुछ सार्वजनिक उपकरण है जहाँ पर आपको उसके हिस्सेदारी परसेंटेज कम कर रहा है, सरकार अपना हिस्सा कम कर रहा है, वो प्राइवेट कंपनी हो, उसका
मुख्य उद्देश्य होता है पूंजीगत जो प्राप्तियों को वृद्धि करना, अर्थात सरकार अपने आय में इस प्रकार की वृद्धि करेगा। अब ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ भविष्य निधि भी जमा जो होंगे सरकार का, उसको भी बेचकर क्या कर सकता है सरकार अपने आय में पूंजीगत प्राप्तियों के तौर पर उसे आय में वृद्धि कर सकती है। ध्यान रखिएगा, यह राशि कहाँ उपयोग होती है? यह सरकार की लंबी अवधि की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करती है। यह फैक्ट याद रखिएगा, यह लंबी अवधि की पूंजीगत जो हमारा आवश्यकता होगा, जो भी सरकार की आवश्यकता ऐसी होगी जो लंबी अवधि की 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति इस मद से करेगी। यह फैक्ट याद रखना है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त याद क्या रखना है कि राजस्व खर्च क्या होता है? राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वे खर्च जो सरकार के दैनिक और प्रशासनिक गतिविधियों में होते हैं, जिसने कोई संपत्ति नहीं बनती है। सीधा सा फैक्ट जानिएगा कि इससे सरकार को एसेट निर्माण नहीं होता है जिससे उसको प्रॉफिट या लाभांश प्राप्त हो। यह सीधा है कि इस मद में पैसे खर्चे हो रहे हैं प्रशासनिक दायित्व को पूरा करने में। और हमारे यहाँ बहुत से प्रशासनिक दायित्व है, सबों को संचित निधि से पैसा दिया जाता है जो हमारे संवैधानिक पद पर है या और भी जो प्रशासनिक नियामकीय संस्थाओं पर है, सारे पैसे अगर इसी खाते से दिए जाएंगे। अब ध्यान रखिए, उदाहरण के तौर पर वेतन, पेंशन, सब्सिडी अगर आप सरकार दे रही है, किसी प्रकार का सब्सिडी हो, किसी भी प्रकार का सब्सिडी हो, तो ध्यान रखिएगा वो राजस्व खर्चे के मद में डाला जाएगा, वहां से सारे उसके बैलेंस शीट को ठीक किया जाएगा। उसके बाद ब्याज भुगतान, सरकार किसी प्रकार का ब्याज भुगतान करे, वो आंतरिक या बाह्य, ध्यान रखिएगा ये सारे आपको राजस्व खर्च में जाएंगे। ये 2 फैक्ट आपको याद रखने, यहाँ से प्रश्न PYQ में दिखा है। शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है तो राजस्व खर्चे में ही डालता है सरकार इसे बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए। ध्यान रखिएगा ये खर्च नियमित होते हैं, ऐसा नहीं कि इसको रोका जा सकता है। आप गौर कीजिएगा, इस प्रकार के खर्च आपके भी दैनिक घर में नियमित कुछ खर्च हैं जो आप ना चाहते हुए भी नहीं उसको रोक सकते हैं, वो आपका जरूरी है खर्च होना। तो ऐसे ही राजस्व खर्च सरकार के होते हैं जो आवश्यकता नियमित होता है। और ध्यान रखिए, पूंजी निर्माण में योगदान या नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप मार्केट से कुछ सामान खरीद के ला रहे हैं और उसको खा ख़त्म कर रहे हैं, उससे निर्माण कुछ नहीं हो रहा। जैसे अगर मान लीजिए फ्रिज लेकर आए घर में, तो उससे कुछ निर्माण नहीं हो रहा, वो आपका क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा, नियमित खर्च के में आएगा, विलासिता श्रेणी में आएगा। पर अगर आप उसी से किसी प्रकार का एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, हम रियल एस्टेट की बात कर ले या शेयर मार्केट की बात कर ले या इस प्रकार के बहुत से जहाँ से में लाभांश प्राप्त होगा, तो ध्यान रखिएगा वो आपको इसमें शामिल नहीं होता है। ये फैक्ट याद रखना। चलिए, पूंजीगत खर्च क्या होता है सरकार का? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखिए यहाँ पर वे खर्च है जिनसे कोई भी नई परिसंपत्तियाँ बनती है या दीर्घकालिक लाभ होता है। कोई भी नई संपत्तियाँ बन जाएगी, एसेट निर्माण होगा इसके इन्वेस्टमेंट से, तो ध्यान रखिएगा, और वो दीर्घकालिक परिणाम का होगा तो उसको पूंजीगत खर्च में रखते हैं। ये फैक्ट याद है। जैसे उदाहरण के तौर पर सड़क, रेलवे, बांध, स्कूल आदि का निर्माण, अर्थात हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुल मिलाकर वो पूंजीगत खर्च में आएगा। अब ध्यान रखिएगा, रक्षा उपकरणों में खरीद भी हम कर रहे हैं, इसमें इसी श्रेणी में डाला जाता है क्योंकि इससे नई परिसंपत्तियों का निर्माण हो पाता है। ऋण भुगतान अगर हम कर रहे हैं, ऋण भुगतान किस प्रकार का? नई परिसंपत्तियों के निर्माण में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ भी ये चीज़ें इसी में आ जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में विकास और रोजगार सृजन होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है किस खर्च से देश में आपको विकास और रोजगार सृजन होता है, तो ये आपको पूंजीगत खर्च में है। तो ये सब सारे फैक्ट याद रखिए। क्लियर है? अब इसके अतिरिक्त अब हम आते हैं, पीछे आते हैं जहाँ पर स्टार्ट हुए थे। चलिए यहाँ पर आगे, अब राजस्व प्राप्तियाँ क्या है और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या है, राजस्व खर्च क्या है, पूंजीगत खर्च क्या है, आप समझ गए होंगे। तो आंकड़ों पर आते हैं कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि आगे क्लास चलती रहेगी, बेसिक चीज़ आपको पता ही नहीं रहेगा। एक सेकेंड, इसलिए ज़रूरी है कि बेसिक्स पहले क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। तो हमारा राजस्व प्राप्तियाँ कितना है और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या है, मैंने 34 और 16 का आंकड़ा दिया आप लोगों को, ये याद रखना है। और उसके बाद कुल खर्च होने अनुमान हमारा क्या है, जैसे हम कितना खर्च करेंगे, तो जितना हम लगाया है बजट का उतना ही खर्च करने का अनुमान लगाएंगे, A - B, तो हमारे पास कितना बचेगा बाद में, 0 होता, अर्थात हम जितना लगा रहे हैं उतना खर्च कर देंगे। अब ध्यान रखिए, राजस्व खर्च के तौर पर क्या होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राजस्व खर्च में अभी मैंने क्या क्या मत बताया था। तो राजस्व खर्च में हमारा जो होगा
39,44,255 करोड़, ये फैक्ट याद रखना है। और पूंजीगत खर्च में याद रखना है, जो कैपिटल हमारा जो रहेगा खर्च, वो 11,21,090 करोड़ रहेगा। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं और दोनों कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि राजस्व खर्च में हम क्या क्या शामिल करते हैं और पूंजीगत खर्च में क्या शामिल करते हैं। देखिए इसी प्रकार से रिवीजन करते चलिए, इसी प्रकार से क्या करना है, एक्सरसाइज करते रहिए सारे, ताकि बजट जैसा जो आंकड़ों वाला जो जाल है वो आसानी से समझ पाए। चलिए, सरकार इसके साथ कुछ बात बोलती है, जैसे व्यय और प्राप्तियों के तौर पर पिछले गत वर्ष से कितना उनको वृद्धि हुआ है ये बताती है। तो इस आंकड़े में हम देखते हैं, समझिएगा 25-26 में जो हमारा 50,65,345 करोड़ के रुपये खर्च करने का अनुमान है, जो 2025-24 के बजट जो थी उसके संशोधित अनुमान में कितना प्रतिशत अधिक है, तो 7.4%। ये फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न में डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष खर्च अनुमान कितना है सरकार का, तो 7.4% ज़्यादा खर्चा करेगी। और ब्याज भुगतान में हम बात करें, कुल व्यय का 25% और राजस्व प्राप्तियों में 37% अधिक है गत वर्ष की तुलना में। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि कितना कुल व्यय भुगतान, ब्याज भुगतान कुल व्यय कितना है पिछले गत वर्ष से, तो आपको ध्यान रखना 25% बताना है। नेक्स्ट है प्राप्तियों में, अगर हम बात करें, प्राप्तियों में बात करें तो 2025-26 में ध्यान रखना है, प्राप्तियां जो उधारों को छोड़कर, उधार जो हमारे होंगे देश में, आंतरिक या बाह्य उधारों को हटा दिया जाता है इसमें, उसमें ध्यान रखिएगा 34,96,409 करोड़ रुपया अनुमान है कि सरकार के पास प्राप्त होगा। अब ध्यान रखिएगा 24-25 में यही आंकड़ा जो संशोधित अनुमान के बाद जो आया था उससे कितना अधिक है, तो 11.1% है। तो आपसे यह पूछ सकता है कि प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां कितना होगा सरकार को गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना अधिक है, तो 11.1% अधिक बोल रही है सरकार। और कर राजस्व जो प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा होता है 24-25 में, संशोधित अनुमान से कितना है, 11% से अधिक होने का अनुमान है। तो दोनों आंकड़े याद रखिए, 11.1 और 11% याद रखिएगा। यहाँ 3 आंकड़े हैं, 7.4, 25 और 37%। तो ये सारे आंकड़े को याद रखना, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेना तो आप उत्तर दे पाए। और ये सब सारे फैक्ट हैं तो आपको जरूर है। और ये सब देखिए PYQ में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगर बहुत से एग्जाम आप दे रहे हो, यूपी PCS, यूपी RO, MP PCS राजस्थान, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को जरूरी है कि रिवीजन करके चले आप लोग, ताकि बहुत आसान हो चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट, यह चार्ट आप लोग अच्छे से देखिएगा, यहाँ से बहुत से प्रश्नों को समझा जा सकता है और उत्तर भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर हम अगर बात करें, सरकार जो अपना बजट बता रही है 50 लाख करोड़ का, ठीक है ना, उसमें ध्यान रखिएगा कुल प्राप्तियां कितना है, 28,37,000। अगर पूंजीगत प्राप्तियां कितना बोली है, तो 16.45 लाख करोड़ की बात बोल रहा है। फिर उसके बाद बात कर रहा है, अगर हम किसी प्रकार सरकारी स्कीम में खर्चा करें तो कितना कर रहे हैं, इस तरीके से आंकड़े दिए गए हैं। तो जो भी आगे मैं बात करूंगा तो लास्ट में आके इसको चर्चा कर लूंगा, ताकि समझाया जा सके कि कितना किस मद में जा रहा है। अभी मैं इसको समझाऊं तो आंकड़ों में आप फंस जाइएगा। रीजन उसके पीछे है कि जब तक आप नहीं आगे पढ़िएगा कि अनुमान तौर पर खर्चा क्या हुआ है, किस मद में किस तरीके से किया गया है, वो इस आंकड़े को नहीं समझ पाए। ये एक फ्लो चार्ट है जिसको आप समझ सकते हैं एक ही जगह। जब पूरे सब्जेक्ट को हम कवर कर लें, पूरे स्लाइड को कवर कर लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है। GST में वो कितना कर रहा है, कस्टम में कितना कर रहा है, स्मॉल सेविंग स्टेट में कितना कर रहा है, बाजार में वो कर्ज कितना दिए हुए, डेप्ट प्राप्तियां उसको कितनी हो रही है, फिर ट्रांसफर प्रतिष्ठान अन्य खर्च कितना है, केंद्रीय जो अन्य केंद्रीय खर्च कितने हैं सेंट्रल के, ये सारे आंकड़े अभी मैं उधर से जब कवर कर लूंगा तो फिर लास्ट में आके से कवर करूंगा, ठीक है। उससे पहले आपको यह चार्ट जरूर याद रखना है, केंद्रीय बजट 2025 में रुपया आता कहां से है और जाता कहां पर है। तो जैसे उधार अन्न देयता से 24% सरकार को आ रहा है, उसके बाद आयकर अर्थात इनकम टैक्स से 22%, ब्याज अदायगी से 20% और निगम कर से 17%। तो आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है यहां पर कि सरकार को प्राप्त होने वाली आय में
सीरीज क्या है वो पूछ सकता है, या पहले कौन है, सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी, ये सब प्रश्न आपसे पूछ सकता है इसमें। तो सबसे ज़्यादा आपको उधारी और अन्य देयता से प्राप्त होता सरकार को पैसा। उसके बाद उन सारे 100% में से अब सबसे ज़्यादा किधर जाता है, करों और शुल्कों के राज्यों का हिस्सा, जो भी हम कर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं सरकार, टैक्स कर जिस प्रकार के कर है, कर और शुल्क को राज्यों को जो बंटवारा होता है, तो ध्यान रखिएगा आप उसमें कुल 22% खर्च होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं हमारा 7वीं अनुसूची में वर्गीकरण दिया हुआ उसके आधार पर, और जो वित्त आयोग फाइनेंस आयोग जो है सिफारिश करता है उसके के अनुसार इसको खर्च किया जाता है। ध्यान रखिएगा जीएसटी में हम 18% हम टोटल जीएसटी वितरण में, जो आप लोगों को पता होगा क्षतिपूर्ति दिया जाता है, उसमें इस तरीके से 18%। फिर आपको केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जिसमें हम रक्षा, आर्थिक सहायता, पूंजी निवेश को शामिल नहीं करते हैं, जो इसको छोड़कर जिसमें रक्षा का आर्थिक सहायता हो और पूंजी जो परिव्यय होता है उसको छोड़कर जितनी प्रकार के क्षेत्र हैं जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं उसमें 16% खर्च होता है और रक्षा में 8% होता है। तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा। तो आपसे यह भी सीरीज में पूछ सकता है कि सरकार के मद से सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ कर रहा है, तो आपको याद रखना करों और शुल्कों में खर्च करता है। ये सब सारे फैक्ट याद रखने। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी आएगा राजकोषीय, आगे एक चार्ट आएगा जिसमें राजकोषीय घाटा की बात होगी। तो राजकोषीय घाटा को हम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है, ध्यान रखिएगा वो यह सरकार के कुल आय, जो भी आय है ऋण को छोड़कर, जितने भी ऋण है उसको छोड़कर कुल आय जितनी सरकार का और कुल व्यय के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह घाटा कंट्रोल में न रहे तो देश चरमरा जाएगी, उसकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। और वो जो एक सफल लोकतंत्र की बात करते हैं कि सरकार हस्तांतरण कर पा रही है, फिर उसके बाद जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन पा रही है, एक्सेट्रा पॉइंट जो आता है वो सब कोलैप्स कर जाएगा अगर ये सही से काम नहीं करे तो। अब ध्यान रखिएगा, यह बताता है कि सरकार को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी उधारी लेनी है। मान लीजिए उसके पास जो भी 100 रुपया का टारगेट वो बना रही है, तो वो 100 रुपया में उसके पास आय कितना है, उसे शेष कितना बच गया है जो कर्ज लेना पड़ेगा उसको पूर्ति करने के लिए। मान लीजिए सरकार अपना एस्टीमेट बनाती है 100 रुपया का और उसके पास कुल आय अगर मान लीजिए 80 रुपया ही है, तो जो 20 रुपया उसको बच रहा है तो यह क्या करेगा, उधार लेगा, जो राजकोषीय घाटा के संदर्भ में सामने आता है बैलेंस शीट में। यह भी आपको याद रखना है। राजस्व घाटा क्या है, ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू के तौर पर यह सरकार के राजस्व प्राप्तियां जो होंगी ना, और राजस्व व्यय, जो राजस्व प्राप्तियां है, राजस्व व्यय है, जो आपको अभी पीछे के स्लाइड में मैंने कवर भी किया था, के बीच के अंतर को बताता है। क्या अंतर, जैसे राजस्व घाटा जो भी व्यय हो रहा है, जो प्राप्तियां हो रही है उसके में माइनस कितना बच जाता है वो आपको यह दिखाता है कि सरकार अपनी दैनिक जरूरतों को भी उधार लेकर चला रही है या नहीं। अगर मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका घर है, आपका रोजमर्रा का जो खर्च है अगर वो भी उधार लेके खर्च कर रहे हैं, अपनी पूर्ति कर रहे हैं किसी से उधार लेके, तो आपको अपने बैलेंस शीट को ठीक करने की जरूरत है। नहीं तो कुछ दिन के बाद आप पर कर्जदारों का ना बोझ बढ़ता चला जाएगा और आप पर कुर्ती जब्ती तक घर का हो सकता है। ये याद रखें, इसी का बैलेंस शीट है, सिंपल सा साधारण भाषा में समझे तो। चलिए आगे हम बात करें। अब इसके प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू। तो ध्यान रखिएगा यह राजस्व घाटा होता है, लेकिन इसमें उन खर्चों को घटा दिया जाता है जो राजस्व व्यय के तहत आते हैं पर पूंजी निर्माण में सहायक होते हैं। ध्यान रखिएगा अगर किसी प्रकार का पूंजी निर्माण कर दे रहा है कोई एसेट, तो ध्यान रखिएगा उसको इससे बाहर कर दिया जाता है और प्रभावी राजस्व घाटा के तौर पर निकाला जाता है, जिसमें हम राजस्व घाटा ट्रांसफर टू राज्य और यूटीएस जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कैपिटल एसेट हमको दे रहे हैं वो घटा देते हैं इससे, ताकि उनका निर्माण जो पूंजी निर्माण वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बाहर हम उसको अलग बैलेंस शीट में रखेंगे ताकि हम प्रभावी राजस्व घाटा को निकाल पाएंगे। यह अधिक सटीक रूप तब बताता है जब सरकार का वास्तविक गैर पूंजी निर्माण खर्च क्या है। यह बताए कि वर्तमान में उसका वास्तविक कितना खर्च किया जा रहा है गैर पूंजी निर्माण में, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। यह फैक्ट आपको। फिर प्राथमिक घाटा क्या है, प्राइमरी आपका डिफिट, यह राजकोषीय घाटा होता है लेकिन इसमें ब्याज भुगतान को घटा देता है। एक प्रकार का यह भी राजस्व घाटा के तौर पर ही होता है, पर इसमें एक लोचा क्या किया जाता है, इसमें जो ब्याज हम लोग भुगतान करते हैं ना किसी भी मद में, उसको हटाकर निकालते हैं तो हमको प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। और यह क्या बताता है, यह सरकार का वास्तविक खर्च कितना है यदि ब्याज चुकाने की बात ना करे वो। तो मान लीजिए कुल मिलाकर क्या होता है, आप कभी सुनते होंगे अपने घर में कि
कोई सामान इतना जरूरत पूरा आपको लेने की ज़रूरत पड़ी, उसका 1000 रुपया का सामान है मान लीजिए, और आपके पास मात्र अभी 800 रुपया है, तो तत्काल रूप से 200 रुपया आप कहीं से उधार लेते हैं ना। तो जो मेरे पास हमको सामान खरीदना है, मान लीजिए आपके किसी गार्जियन को सामान खरीदना, आपकी माँ इस तरीके से देती है पैसा, तो जो आपके फादर हैं उनको तो पता चलेगा कि मेरे बैलेंस में, मेरे वॉलेट में 1000 रुपया और मुझे सामान इतना का खरीदना है, पर उनके पास कर्ज चढ़ गया, पर इस व्यक्ति को नहीं पता आप पर 200 रुपया का कर्ज है। तो ये अगर लगातार बढ़ता चले ना, लगातार बढ़ता चला जाए, तो इसके लिए भी नुकसान है और इनके लिए भी नुकसान है, क्योंकि कभी तो आपका जो कर्जदार जो कर्ज देगा आपको, आपसे पैसे मांगेगा, तो दोनों का बैलेंस शीट गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, पहले ही बता देता है सरकार कि देखो भाई हमारे पास वास्तविक खर्च इतना है, इस बैलेंस शीट से चेक करो। तो इस तरह क्या होता है, ये सब क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि इससे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। बैलेंस शीट देखने से सरकार के जो खाते हैं, वही खाते कितने साफ है, वो कितना क्लियर है, इसलिए सारे जो टर्मोलॉजी को दिखाया जाता है बजट में, और जिससे निवेश बढ़ता है, लोगों का विश्वास बढ़ता है, वहाँ अपने देश की जनता, बाहर का जो इन्वेस्टर हमारा, उनका भी। अब ध्यान रखिएगा। अब चलिए बजट पर आते हैं। बजट देखिए मुख्य 2 खंडों में लाया गया है। बजट को 2 खंडों में, ए प्लस बी खंड में लाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है खंड ए में क्या क्या बात की गई है, खंड बी में क्या क्या बात की गई है। अगर हम बात करें खंड ए की बात करें, बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन तय किए गए हैं या निर्देशित किए गए हैं, जिसमें ये बातें बोली जा रही है ना, इस 4 इंजन पर हम प्रॉपरली हम काम करें, बेहतर तरीके से काम करें, तो हमें लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर सरकार इन 4 इंजनों पर फोकस की हुई है। अगर इन 4 इंजनों को हम समय के साथ मांग को पूरा कर पाए, फिर समय के साथ संतुलन बना पाए और भविष्य के साथ जोड़ पाए, तो ये 3 टर्मोलॉजी याद रखिएगा। तो हमारा जो लक्ष्य है 2047, उसको प्राप्त करने में हम जल्दी अग्रेसिव भी होंगे, जल्दी हम तीव्र रूप से पहुंच पाएंगे, ये बातें बोलता है। हालांकि बजट है, अभी पूरे 1 साल में जो बातें होंगी, क्या प्लस माइनस होगा तो अगले साल के सर्वे में पता चलेगा ना। तो कुल मिलाकर बात है, सरकार अपने लक्ष्यों को इस रूप से बताती है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। यह ज़रूरी इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट, कि हमारे इन्वेस्टर को, हमारे लोगों को, या स्वयं सरकार को, राज्यों को यह पता चले, हमारे नियामकीय संस्थाओं को पता चल सके कि सरकार स्पष्ट तौर पर लक्ष्य और सिद्धांत क्या तय किए हुए हैं, ये स्पष्ट हो जाता। तो जो भी सरकार देखिए, अगर हम 2 वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो अप डाउन से लेकर लो डाउन तक होता है। हम ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं, तो सभी योजनाओं को पता होना चाहिए, सरकार की नीतियों को पता होना चाहिए स्पष्ट रूप से। तो नीचे का फीडबैक जो जाएगा ना, वो हमारा क्या आएगा, वो 100% के साथ होगा। तो क्या होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर तरीके से हो पाएगा, नीतियों का आदान प्रदान अच्छे तरीके से हो पाएगा, फिर बैलेंस शीट का आदान प्रदान अच्छे से हो पाएगा, जिसके कारण सरकार उन प्रशासनिक गतिविधियों में नहीं फंस कर रह पाएगी, केवल कागजी संदर्भों में नहीं फंस पाएगी, जिससे ना सारे सेक्टर को प्रभावित कर देगा। तो ध्यान रखिएगा 4 कौन है इंजन। तो पहला कृषि रखा है, दूसरा एमएसएमई, तीसरा आपको निवेश, और चौथा आपको निर्यात। तो ये 4 इंजन के तौर पर जो देश में अभी हम जो 2047 की कल्पना कर रखे हैं ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, 4 ये इंजन। प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों को, 4 इंजन कौन कौन सा है, ऑप्शन देके, तो आप लोग इसे तैयार रखिएगा। तो चलिए पहले प्रथम इंजन पर आते हैं, इसमें कृषि के लिए क्या क्या सरकार करना चाह रही है। अगर हम बात करें कृषि में बेहतर प्रगति आएगी, बेहतर सुधार आएगा, तो सरकार के कुछ तो लक्ष्य होंगे ना। सरकार कुछ इनिशिएटिव लेना चाहती है, पहले की भी कुछ योजना उनको मर्ज कर रही होगी, अब उसका पुनर्मूल्यांकन कर रही होगी, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो इसका थीम ध्यान रखिए, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम का मुख्य ध्येय के तौर पर इसको देख रहा है सरकार।
ताकि हम और भी इसको ग्राउंड लेवल पर बेहतर कर पाए। तो इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधता को अपनाना, भंडारण सुविधाओं को सुधार करना, सिंचाई ऋण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। आपको प्रश्न के तौर पर ऐसे पूछ सकता है कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या है। आपको जो धन कृषि योजना है उसका, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, तो आपको प्रश्न पूछ सकता है। लाभार्थी जिले कितने होंगे? 100 ऐसे जिले जिनमें कम उत्पादकता होगा, कम फसल विविधता होगा, औसत से कम ऋण वितरण होगा उस राज्य में। तो ध्यान रखें उन जिलों में। तो साथ ही साथ जैसे मुद्दे को शामिल करें इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर कुछ कम उत्पादकता हो रहा होगा, कम ऋण का वितरण हो पाया होगा। बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारी संस्थाएं, गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं या बैंकिंग संस्थाएं हैं, कर्ज नहीं दे पाती। बहुत से कारण रहते हैं उसके पीछे, ग्राउंड लेवल पर बहुत से कारण हो जाते हैं और नहीं दे पा रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है कि अब देखो हम उसके लिए एक नई योजना ला रहे हैं। वैसे 100 जिलों का चयन किया जाएगा और हम उसको डायरेक्ट बेनिफिट इससे दे पाएंगे इस योजना के तहत। तो और भी हम उन क्षेत्रों को भी छू पाएंगे जो अभी तक हमारे संस्थागत निवेश से बाहर थे। तो यह फैक्ट याद रखिएगा। लाभ कितने लोगों को होगा? लगभग 1.7 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ इस योजना से मिलेगा। तो बहुत बड़ी आंकड़े यह है, तो आपको याद रखना है। कृषि में बेहतर सुधार के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना सरकार की आ रही है। अब ध्यान रखिएगा, ग्रामीण संपन्नता अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम, जिसमें राज्य की भागीदारी एक बहु क्षेत्रीय व्यापक योजना के तौर पर देख रहा है कि हम अनुकूलन कॉन्सेप्ट को लाएंगे। अगर एडॉप्टेशन का बात कर रहे हैं, ग्रामीण संपन्नता की बात कर रहे हैं, तो बिना जिला का सहयोग, बिना राज्य के सहयोग और बिना केंद्र के सहयोग से ये पूरा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रशासनिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं और हम इस तरीके से बहुत क्षेत्रीय कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाएंगे और सभी सरकारों की प्राथमिकता को तय नहीं करेंगे, तो हम ग्रामीण संपन्नता को नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए सरकार इस प्रकार के बातों पर जोर दे रही है। इसका उद्देश्य क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के पर्याप्त अवसर सृजित करना, ताकि प्रवास जो हो रहा है उसकी अनिवार्यता न रहकर एक विकल्प मात्र हो। जो अभी देख रहे हैं बहुत से राज्यों की बात करें, खासकर बिहार की हम बात करें, यहाँ पर प्रवास अनिवार्यता बन गया है, क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार के उद्योग धंधे नहीं है, उस प्रकार के रोजगार सृजन करने वाले कॉन्सेप्ट या एसेट निर्माण करने वाले थीम ही नहीं है, जिसके माध्यम से न चाहते हुए लोग क्या कर रहे हैं? अन्य राज्यों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके गाली सुन रहे हैं, वहाँ पर जाके उनको उनके स्वाभिमान पर ठेस पहुँचाया जाए, कभी भाषा को लेकर, कभी क्षेत्र को लेकर, कभी गरीबी को लेकर, कभी पिछड़ेपन को लेकर। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सरकार चाहती है कि अनिवार्यता ना हो, वो विकल्प चुने। मान लीजिए आपको लगता है हमें, मान लीजिए 10 साल बाद 10 साल बाद ये योजना काम कर जाती है, सफल हो जाती है, मान लीजिए। हालांकि सरकार नीतियां ला रही है, उसके बाद क्रियान्वयन के स्तर पर बहुत सी खामियां होती है, पर मैं मान के चल रहा पॉजिटिव, सबसे बेहतर पॉजिटिव है। 10 साल तक यह योजना काम किया, 10 साल के बाद बिहार जैसे राज्यों में यह काम कर गया। मान लीजिए पलायन कि जो हमारे यहाँ बात करते हैं कारक है जो पलायन होने के, वो उसको रोकने में सफल हो जाता है। तो मान लीजिए पहले 10 साल के बाद यहाँ के लोगों के पास विकल्प 2 होंगे, एक राज्य में काम करने का और एक राज्य के बाहर जाके काम करने का। तो यह कॉन्सेप्ट यही है कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट को लाएंगे कि आने वाले समय में राज्य के लोगों को यह हो कि हम यहाँ के विकल्प को पहले तलाश ले, और तलाशने के बाद अगर मेरे ज़रूरतों को पूरा कर देता है तो हम क्यों बाहर जाएंगे। अगर हमारी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाएगा, मान लीजिए इसकी खर्चा इस आम लोगों का 20,000 होगा, मान के चलिए, अगर 20,000 उसका खर्च यहीं से पूरा हो रहा है तो वो इसी राज्य में रहकर अपना सारा जीविकोपार्जन करेगा। लेकिन अगर इसका खर्च मान लीजिए 50,000 हो रहा है, बहुत से काम होते हैं, अब खर्च के लिए लिमिट नहीं ना है, तो अपने इस 30,000 को पूर्ति करने के लिए, जैसे में हम कौशल विकास की बात कर लेंगे, वो अन्य राज्यों में जाकर भी कर सकता। तो उसको वो अनिवार्यता ना रहे, विकल्प रहे, अपने बेहतर सर्वांगीण विकास के लिए, अपने परिवार, अपने कुटुंब को बेहतर सुविधा देने के लक्ष्य से वो दूसरे राज्य में जाए। अभी केवल मजबूरी में ना जाए कि न चलो हमको अपने घर में पैसे भेजने, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं, हमारे परिवार को तो 2 जून की रोटी हम कैसे खिलाएंगे। यह विकल्प होना चाहिए। मैं भी इसी पक्ष में हूँ, किसी राज्य में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो विकल्प के तलाश करने जाए, ना कि वो अनिवार्यता के तौर पर कि वो फिर उसके बाद उसके स्वाभिमान के साथ बहुत सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा आप लोग को भी याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगला है कि इसमें क्या किया जाएगा। पहला चरण होगा चयनित
100 विकास, ध्यान रखिएगा, चयनित 100 विकासशील कृषि जिलों को लागू किया जाएगा। यह भी 100 जिलों में, वह भी 100 जिलों में। तो यह फैक्ट दोनों याद रखना। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये सब सारे योजनाओं को अच्छे से कवर करना है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते, उसके सब्जेक्टिव पार्ट से भी, इसके वन लाइनर कॉन्सेप्ट से भी, आंकड़ों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए, इंजन के प्रथम में कृषि है, तो मत्स्य उद्योग और विस्तार में कुछ बातें किया गया। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन का रखता है स्थान, और जलीय कृषि उत्पादक देश के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये सब फैक्ट है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। जहां पर ध्यान रखिएगा 60,000 करोड़ का समुद्री खाद्य निर्यात भारत करता है, ये आंकड़े बताए गए बजट में, तो आपको ये आंकड़े याद रखना है। विशेष ध्यान इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या दिया जाएगा, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह में उन्नयन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो किस प्रकार का उन्नयन कार्यक्रम, तो मत्स्य उन्नयन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। गहरे समुद्र में सतत मछली पकड़ने के प्रोत्साहन को बल दिया जाएगा। तो हम आने वाले समय में डीप सी में भी कुछ काम करने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त नीतिगत ढांचा और तैयार किया जाएगा इन क्षेत्रों के लिए जो समुद्री क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन भूमि लगती है भारत की, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी और हिंद महासागर। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम विकल्प तलाशेंगे नए नए। तो सरकार ये इस प्रकार की बात बोलती है, यह इंपॉर्टेंट है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, तो उत्पादन पर संस्करण, मूल्य संवर्धन जैसे कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए क्या करिए, विपणन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की बात की गई है। और ध्यान रखिएगा, बिहार मखाना पूरे विश्व में 80 से 85% क्या करता है, अकेले निर्यात करता है, अकेले भेजता है। यह फैक्ट याद रखिएगा। क्लियर है? अब बढ़ावा देने के इस बोर्ड की स्थापना की गई है। बिहार में फिलहाल 35,000 हेक्टेयर मखाने की खेती होती है। जो आंकड़े याद रखिएगा, कृषि मंत्री बिहार के हैं, उनके द्वारा बोला गया अगले 2 से 4 साल में यह क्या किया जाएगा, 50,000 हेक्टेयर किया जाएगा। तो यह फैक्ट याद रखिएगा। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए, तो आंकड़े वहाँ भी बताए गए हैं, लक्ष्य बताए गए कि आने वाले समय में मखाना बोर्ड की स्थापना के बाद विस्तृत होगा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अब किन जिलों में मखाना मुख्यतः से होता है, तो मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, इन राज्यों का नाम याद रखिएगा। कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी और किशनगंज जो मखाना के लिए विख्यात है बिहार में, और यह मखाना हब भी बोले जाते हैं, या मखाना की कटोरी भी बोली जाती है। तो इनका फैक्ट याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अब है कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्षीय योजनाओं को लाया गया है। याद रखिएगा, दलहन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन मोड लाया गया है, जिसमें बात कर रहा है भारत को तूर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहनों के आत्मनिर्भर बनाना। सहायक योजना, सहायक जो हमारा तेल है, जो हम खाद्य तेलों की बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को पहले क्रियान्वित किया जाएगा। इस प्रकार से बात करा 6 साल के मिशन मोड में हम क्या करेंगे, इन 3 दालों के प्रमुखता जो हम उपयोग करते हैं उसमें हम बेहतर विकल्प लेकर आए। और साथ ही साथ इसके लिए क्या कर रहा है कि अनुसंधान को सुदृढ़ीकरण किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है संकर बीजों का दिया गया था, जिसमें 120 किस्मों को वाणिज्यिक वितरण जुलाई 2024 में किया गया था, नामकरण दिया गया था। फिर ICMR के द्वारा क्या किया गया था, नए नए बीजों की खोज की गई थी। तो ये सब फैक्ट याद रखने। क्लियर है? जो क्या होगा, उच्च उत्पादकता, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन बीजों को के साथ लड़ पाएगी, अर्थात बेहतर बीज विकल्प हमें दे पाएगी। यह योजना के तहत जो दलहन के क्षेत्र में 6 वर्षीय मिशन मोड के तौर पर ला रही है। नेक्स्ट है, याद रखिए, कपास उत्पादकता के लिए मिशन लाया गया। घोषणा की लाखों कपास किसानों के लिए आय बढ़ाने हेतु एक पंचवर्षीय ध्यान कपास उत्पादकता मिशन लाया गया। दाल के लिए 6 वर्ष, याद रखिएगा, कपास के लिए 5 वर्ष। ये फैक्ट याद रखिएगा। आप लोग कहीं नहीं कहीं मिस मैच कर दे और आप लोग से उत्तर गलत करवा दे, तो ये फैक्ट याद रखिए। लक्ष्य इसका रखा है कपास के उत्पादन में गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार करना है। और ऋण सीमा वृद्धि, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जैसे विकल्प हमें ब्याज सब्सिडी योजना के तहत दिया जा रहा है, ताकि क्या कर सके, कृषि क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले पाए। जिसमें बात हो रही है जो KCC के अंतर्गत मिलने वाली जो ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना की गई है, 5 लाख। ऐसे स्टार रखिएगा, यहाँ से हो सकता है प्रश्न पूछ दे डायरेक्ट, क्योंकि ये किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान का मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो आप इसको चर्चा में रखिएगा अपने प्रश्न के तौर पर स्टार में।
चलिए, इससे ध्यान रखिए, फल सब्जी और श्री अन्न कार्यक्रम के तहत सब्जियों, फलों और पोषक अनाज, जो श्री अन्न हम जिसको बोलते हैं मोटे अनाज के तौर पर, ध्यान रखिएगा कि क्षेत्र में उत्पादकता, आपूर्ति, प्रसंस्करण के लिए उचित मूल्य संवर्धन के लिए सरकार इसके लिए व्यापक कार्यक्रम लाएगी, समय पर आएगा, घोषणा हो रखी है। तो चलिए इसके आगे के जो संदर्भ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुल मिलाकर बात है, कृषि क्षेत्र में जैसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीतिगत फैसले किए हैं, उसमें आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप उसे अच्छे से देखिएगा। अब द्वितीय इंजन के तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिसे हम लोग MSME कहते भी हैं, इसको स्टार रखिएगा। जब भी इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, प्रश्न आपको देखे गए हैं, जैसे इसके परिभाषा को लेकर, इसके मात्रा को लेकर, या कुछ नई योजनाएं आई हैं, सरकार कुछ सब्सिडी दिया है, तो इन सारे पक्षों से प्रश्न पूछे गए। जैसे वित्त मंत्री ने 5.7 करोड़ MSME इकाइयों को भारत के विकास की दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया। फैक्ट याद रखिएगा, यह क्षेत्र निर्यात में 45% योगदान देता है, यह सरकार के द्वारा बताया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में 36% हिस्सेदारी रखता है, और वहीं 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो कितने कितने परसेंट में है, कितने लोगों को देता है, ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर सशक्त करना है इस क्षेत्र को, तो प्रमुख घोषणाएं की गई, जैसे सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए क्या बोला गया है, ऋण गारंटी रिकवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। तो ऋण गारंटी जो होती है पहले 5 करोड़ हुआ करती थी, अब क्या होगा, 10 करोड़ होगा। ये डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगामी 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो कितने ऋण अगले 5 वर्षों तक कराया जाएगा, तो 1.5 लाख, जो पहले से चल रही है योजना, उसके अतिरिक्त भी आपको सरकार 1.5 लाख है, आपको क्या कराएगा, 1.5 लाख करोड़ अतिरिक्त ऋण देगा। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है। स्टार्टअप के लिए क्या करेगा सरकार, इन क्षेत्रों में अगर स्टार्टअप है तो ध्यान रखिए, गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है, कि गारंटी कवर जो किया जाता था पहले 10 करोड़, अब वो मात्रा 20 करोड़ हो गया। वहीं 27 प्राथमिक क्षेत्रों को गारंटी शुल्क घटाकर 1% कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए, जो शुल्क लिया जाता था गारंटी के लिए, वो प्रतिशत 1 कर दिया गया। उत्कृष्ट निर्यातक MSME के लिए ध्यान रखिएगा 20 करोड़ तक का सावधिक उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, जहां पर बात हो रहा है कि अगर हम सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए अतिरिक्त ऋण कितना देंगे, 1.5 लाख करोड़। अगर हम बात करें स्टार्टअप के लिए, तो कितना कवर दे रहे हैं, कितना उसको छूट दे रहे हैं, ये सब सारे फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर है? तो ये सब थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करिएगा। इसका PPT आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है, और पेड ग्रुप में A4 साइज का। तो आप लोग जो भी इच्छा है A4 साइज प्राप्त करना चाहते हैं, तो पेड ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपको समाधान सीरीज के नाम से ऐप पर उपलब्ध होगा करेंट अफेयर्स, तो वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। अगर कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, और अपने आवश्यकता के अनुसार काम करिएगा। देखिए, यह जो है ना, यह आपको यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, मेंस में भी प्रश्न पूछे गए यहाँ से। PT का तो छोड़िए, मेंस में प्रश्न पूछे हुए BPS से। तो उद्योग जो हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, उसमें निवेश और टर्नओवर 2 आधार पर इसका आंकड़ों को क्या बोला जा रहा है, हम किसे सूक्ष्म कहेंगे, किसे लघु कहेंगे, किसे मध्यम कहेंगे, ये बातें की जा रही है। तो हम वर्तमान और संशोधित जो नया वर्गीकरण आया है, इसको जरूर याद रखिएगा, कितना से कितना हुआ है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो पहले सूक्ष्म में था, वो पहले वर्तमान में 1 करोड़ रुपया निवेश के माध्यम से जो होता था, उसे क्या बोलते थे, सूक्ष्म उद्योग कहते थे। अब है कि अब क्या इसको बोलेंगे, 2.5 करोड़ अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा निवेश के तौर पर, तो उसे हम कहेंगे सूक्ष्म उद्योग। वहीं अगर टर्नओवर पर है, पहले 5 करोड़ हुआ करता था, जिस कंपनी का लघु उद्यम की सूक्ष्म उद्यम की बात कर ले, जिसका 5 करोड़ हुआ करता था, उसको हम सूक्ष्म की श्रेणी में डाल देते। अब अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ हो रहा है सालाना, तब उसे हम सूक्ष्म उद्यम ही कहेंगे। अब उसमें 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया निवेश टर्नओवर के तौर पर। लघु की बात करें, पहले 10 हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया, और 50 था, 100 इधर कर दिया गया निवेश के माध्यम, टर्नओवर के माध्यम से। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, हो सकता है हिडन तौर पर पूछ सकता है, यहाँ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कितने करोड़ की वृद्धि की गई, ये याद रखना है।
यहाँ कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है या कितना करोड़ का वृद्धि किया गया है। आप लोग आंकड़े को जरूर याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे ही मध्यम में बात करें, पहले निवेश में अगर बात करें 50 करोड़ अगर निवेश होता था किसी कंपनी में तो उसे हम मध्यम मीडियम इंटरप्राइजेज कहते थे, जो वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, संशोधित तौर पर 125 करोड़ आंकड़े बताए गए हैं। अब है कि इसका टर्नओवर के आधार पर अगर पहले 250 करोड़ का कोई होता था टर्नओवर जिस कंपनी का, उसे हम मीडियम इंटरप्राइजेज कहते थे, पर अब वो अगर 500 करोड़ का हो गया है तो ध्यान रखिएगा उसको हम अब मीडियम इंटरप्राइजेज कहेंगे। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, कितना परसेंट की वृद्धि हुई है और कितना रुपया वृद्धि हुई है, यह भी फैक्ट याद रखना है। क्लियर है। अब ध्यान रखें, इसके साथ साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई है। तो यह क्या है कि उद्यम पोर्टल को पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, इससे लाभ होगा। केसीसी अगर जारी किया जाता है इस माध्यम से तो क्या होगा, लोगों को लाभ होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्मार्ट निधि कोष के तहत 10,000 करोड़ के अंशदान के साथ नई एक निधि स्थापना की जाएगी। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछ सकता है, एमएसएमई क्षेत्र से विकास के लिए नई अंशदान निधि घोषित की गई, उसके कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट या चुकता पूंजी बनाया गया, तो 10,000 करोड़। याद रखिएगा, समावेशी उद्यमशीलता योजना के तहत महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लिए 5 लाख, याद रखिए, उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। 5 लाख उद्यमी जो इस वर्ग के हैं, महिला वर्ग के, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के, तो उनके लिए समावेशी उद्यमिता योजना लाई गई है। इसके तहत 2 करोड़ तक, ध्यान रखिएगा, सांविधिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, 2 करोड़ तक सांविधिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो समावेशी उद्यमिता योजना याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर है। उसके बाद याद रखना है, विशेष उद्योग क्षेत्र में पहल किया। कुछ और भी विशेष क्षेत्र है जहां पर सरकार ने अपने विशेष नज़र रखी है, जिसके माध्यम से उन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके और हमको लाभ प्राप्त हो। फुटवेयर और लेदर उद्योग के लिए ध्यान रखिए, फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाई गई है, जिसमें लेदर, फुटवेयर, नॉन लेदर गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट हैं उन पर बढ़ावा, डिजाइन, निर्माण इस प्रकार से करेगी, जिसके माध्यम से मशीनीकरण में सहायता होगा, उनको पीएलआई योजना के तहत लाभ भी दिया जाएगा। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अपेक्षित परिणाम, 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ के कारोबार, 1.1 लाख करोड़ का निर्यात इससे होगा फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। फिर वैश्विक खिलौना केंद्र योजना लाया गया है, ग्लोबल टॉय हब बनाने हेतु योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, जैसे हमारे टॉय, चाइनीज कंपनियों के टॉयज हमारे बेडरूम तक पहुंच गया है, तो इस कल्पना को दूर करने की, याद कीजिए, मैं डीएनए जब मैं कराता था, ये बात पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ, याद है? कुछ बच्चे को याद हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जब तक सरकार इस माइंडसेट को दूर नहीं करेगी, माइंडसेट को दूर नहीं करेगी कि खिलौने या चाइनीज सामान हमारे लिए बहुत बेहतर है, हमेशा बेहतर है। अगर इस प्रकार के माइंडसेट को दूर नहीं कर पाए, सरकार कितनी भी योजनाएं लाए, हम एक ग्लोबल हब नहीं बन पाएंगे। तो सरकार एक नई पहल लेकर आई है, खिलौने में ही पहले शुरुआत की है, तो चलिए ऑन भी मैन्युफैक्चरिंग हब जिससे पीएलआई योजना के तहत लाया था, तो अब ग्लोबल टॉय हब हम लोग बनेंगे, तो हमारी खिलौने और भी लोगों तक पहुंच पाएगी। इसके लिए सरकार सस्ती योजनाओं के तहत उपलब्ध कराएगी, ऋण उपलब्ध कराएगी उसको प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता के लिए। अब बिहार खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित किया जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी बिहार में। तो इसके लिए ध्यान रखें, सरकार क्या करेगी, सरकार इसके लिए करेगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी, मूल्य संवर्धन माध्यम से प्राप्त होगा, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता, रोजगार प्राप्त होगा। अगर हमारे बिहार में इस प्रकार के उद्यमशीलता कॉन्सेप्ट आता है तो नवीन इनोवेशन वाले काम हो पाएंगे। तो ये सब सारे फैक्ट याद रखिएगा। यह प्रथम इंजन के तौर पर आपको देखने को द्वितीय इंजन के तौर पर देखने को मिलता है एमएसएमई में। अब है तीसरा, निवेश के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है। तो लोगों के निवेश समावेशी विकास की दिशा में सरकार कुल मिलाकर बात यह कह रही है कि हम निवेश किन किन क्षेत्रों में करें जिससे लोगों का रोजगार में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, पोषण और प्रारंभिक देखभाल के लिए ध्यान रखिएगा, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण आपको 2.0 के तहत 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता दी जाएगी। सीधा सा निवेश हम कहाँ करेंगे, स्वास्थ्य पर करेंगे।
मैंने शुरू में ही बताया था, आप लोग टैग लाइन का कुछ क्षेत्र निर्धारित कर रखा है सरकार, जहां सरकार अपना लक्ष्य तय कर निवेश करेगी, कहां पर, स्वास्थ्य में करेगी। तो ये फैक्ट याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कौशल विकास तकनीकी उत्कृष्टता के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार इसके लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, जहां पर साथ ही वैश्विक विशेषज्ञता रिसर्च भागीदारी, हम विदेशी कंपनियों के साथ, विदेशी निवेशकों के साथ, विदेशी जो हमारे सहयोगी होंगे, विशेषज्ञ हासिल किए होंगे, उनके साथ भागीदारी करेंगे। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के तहत हम इस योजना को क्रियान्वित करेंगे। तो ये लाइन याद रखिएगा, 2, एक हब वाला और एक यहाँ पर मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। और ध्यान रखिए इस प्रकार की कॉन्सेप्ट आपको प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को भी बोली गई थी 2024 में। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, सब कॉन्सेप्ट याद रखिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्कृष्टता केंद्र के लिए ध्यान रखिएगा। एआई के लिए ध्यान रखना है क्या संबंधी 500 करोड़ के लागत से एआई आधारित शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाए। तो एआई को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, इनोवेशन सेंटर का, जिसको बात कर रहा है 5000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो यह ध्यान रखना, सीआर का निवेश किया जाएगा। तो ये फैक्ट याद रखना, क्लियर है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा, जैसे आईआईटी संस्थानों क्षमता दक्षता का विस्तार किया जा रहा है। आप सुन रहे होंगे कोई बाहर के यूनिवर्सिटी हमारे देश में यूनिवर्सिटी में स्थापित हो रहा है, उसके सब सेंटर, हमारे यूनिवर्सिटी के सब सेंटर दूसरे देश में जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आईआईटी संस्थान जो हमारे, उसकी दक्षता का विस्तार नीति लाया गया, जिसमें 23 आईआईटी विद्यार्थियों की संख्या 100% वृद्धि दर्ज की गई है, दर्ज की जाएगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना विकास किया जाएगा और आईआईटी पटना में छात्रावास अन्य सुविधाओं का विस्तार मिलेगा, जो आईआईटी पटना बिहटा है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। शिक्षा और एवं नवाचार के लिए सरकार क्या कर रही है, अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं ला रही, जिसमें जिज्ञासा, नवाचार और भावनाओं में वैज्ञानिक सोच प्रोत्साहित करने हेतु नई विकल्प तलाश कर रही है, जिसमें अगले 5 वर्षों तक 50,000 सरकारी स्कूलों को अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे, ताकि हम इनोवेशन कर पाए, रिसर्च डेवलपमेंट कर पाए और नवाचारी उद्यमशीलता को जन्म दे पाए। तो इस तरीके से कुछ विकल्प तलाश रही है। वहीं सरकार, अगर हम निवेश में ही बात करें, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए क्या कर रही है, तो सरकार इसके लिए ध्यान रखिएगा, भारत नेट परियोजना के तहत सभी ग्रामीण और माध्यमिक विद्यालयों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषाएं पुस्तक योजना के तहत लाया जाएगा, जिसके माध्यम से हम विषयों पर बेहतर क्या कर पाएंगे, समझ विकसित कर पाएंगे और अपने विशेष योजनाओं को लागू कर पाएंगे। तो इसलिए सरकार भारत नेट परियोजना को और भी विकल्प दे पाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। आगामी 5 वर्षों में 10,000 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जोड़ी जाएगी चिकित्सा क्षेत्र के विकास के लिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने एमबीबीएस सीटों का सृजन किया गया, तो आपको याद रखना है 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई है। तो कंपटीशन भी अब बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर। तो कितने वर्षों में, अगले 3 वर्षों में, अर्थात 25, 26, 27 तक ये क्या होगा, 25 से 27 के बीच में आपको सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह केंद्र ध्यान रखिएगा 25-26 में 200 केंद्र शुरू किए जाएंगे। शुरुआती दौर में कम से कम 25 और 26 के वित्तीय वर्ष में 200 केंद्र स्थापित कर लिए जाएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि देश में कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, यह फैक्ट बताइएगा। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गिग वर्कर्स की बात करें तो पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गिग श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पहचान पत्र, ई श्रम पोर्टल जैसे सुविधाओं को और उन्नयन करेगी सरकार, ताकि गिग इकोनॉमी में भागीदारी वाले लोग हैं उनका भी उत्थान हो सके। नेक्स्ट है तृतीय इंजन में ही जो अर्थव्यवस्था में निवेश, समावेशी और संरचनात्मक विकास दिशा में बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, बुनियादी ढांचा पूंजी निवेश की बात कर रहा है। जहां पर बात हो रही है, हम पीपी मोड पर क्या करेंगे, बुनियादी ढांचा मंत्रालय अगले 3 वर्षों पर पीपी मॉडल परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेगा, जिससे क्या लाभ होगा, राज्यों के लिए पूंजी व्यय में सुधार, प्रोत्साहन, 1.5 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। तो राज्यों को अगले 50 वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ का पूंजी एसेट दिया
जाएगा ताकि वो इस प्रकार के बुनियादी ढांचा को बेहतर कर पाए। अब परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 के लिए वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता के बाद सरकार एक नई इनिशिएटिव ला रही है जहां पर 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश की बात कर रहा है। द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 तक लागू की जाएगी। पहला जो था 25 से 30 तक यहाँ परिसंपत्ति योजना जो 25-30 उसमें 2021 में घोषित की गई थी, जिसमें आपको 5 लाख करोड़ की बात हुई थी। यहाँ पर 10 लाख करोड़ का पूंजी निवेश आपको बढ़ाया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट याद रखने क्लियर है। उसके बाद जल एवं शहरी सुधार में क्या कर रहा है, जल जीवन मिशन 2028 तक विस्तार करने की बात की ताकि 100% कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। तो जल जीवन मिशन जो है वो कब तक विस्तार किया गया, तो 2028 तक। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। शहरों का सृजनात्मक पूर्ण विकास और जल स्वच्छता हेतु बेहतरी के लिए 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगा। तो आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है, शहरी चुनौती निधि की स्थापना कितने एसेट से की गई है, चुकता पूंजी। तो 1 लाख करोड़ का निवेश इसमें किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्थापित किया जाएगा। और वर्ष 2025-26 में लगभग 10,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया। तो ध्यान रखिए, अगर इस वर्ष की बात करें, इस वित्तीय वर्ष में, तो 10,000 करोड़ का आवंटन प्राप्त हो गया। अब ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य रखा गया। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि भारत सरकार 2047 तक परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत कितना गीगावाट का लक्ष्य रखा है। तो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करना है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पंचतत्व भारत सरकार का कौन सा लक्ष्य है। ये सब मैं पहले भी आप लोगों को डीएनए में या विभिन्न मंचों पर बता रखा हूँ, तो आप लोग जरूर बताइएगा ताकि क्लास एक्टिव रहे। अब इसके लिए परमाणु ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, अधिनियम और सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। तो जल्द ही आप लोग इन सब योजनाओं से आप लोग रूबरू होने की आवश्यकता है। वही 20,000 करोड़ से परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसे हम लोग SMRS कह रहे हैं, कि अनुसंधान विकास के लिए प्रोत्साहन योजना लाएगा। तो 20,000 करोड़ स्मॉल आपको जो लघु मॉड्यूलर हमारे जो रिएक्टर है उसके लिए इन्वेस्ट करेगा। 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMRS क्रियान्वयन होंगे। तो आपको यह प्रश्न पूछ सकता है 2033 तक कितने SMRS क्रियान्वयन होंगे। तो 5 याद रखिएगा, स्मॉल रेंज के जो हमारे लघु मॉड्यूलर होंगे परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो यह आपको सरकार का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है निवेश के ही क्षेत्र में समुद्री और विमानन अवसंरचना निर्माण में भारत सरकार क्या कर रही है। तो पोत निर्माण नीति में ध्यान रखिएगा, नीति लागू कर रही है पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति, जिसमें शिप बिल्डिंग क्लस्टर, रेंज श्रेणी और क्षमता विस्तार हेतु सहायता दी जाएगी। इससे क्या होगा, हम इस प्रकार के, आप लोग सुनते होंगे क्रूज आप लोग सुनते होंगे, समुद्रों में चलता है, बहुत महंगा होता है। और वो जितने भी हमारे अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग धुन के पैसा खर्चा करते हैं, अंधाधुन पैसा खर्चा करते। टाइटेनिक का नाम आप लोग सुने होंगे, लोग घूमने के लिए गए थे और डूब के मर गए। तो इस तरीके से सोचिएगा, हमारे क्रूज है हमारा इस क्षेत्र में, पोत निर्माण क्षेत्र में, तो ताकि हम इस प्रकार के जो लोग हैं जो हाई एसेट रखते हैं उनसे हम लाभ ले पाए। अब ध्यान रखिएगा, उसके साथ पर्यटन का बढ़ावा हो पाएगा हमारे देश में, तो पर्यटन हमें लाभ प्राप्त होगा। अब सामुद्रिक विकास निधि में 25,000 करोड़ के निधि जो है दीर्घकालिक वित्त पोषण के साथ व्यवस्था की जाएगी। तो कितना करोड़, 25,000 करोड़ के साथ यह पूंजी सामुद्रिक विकास के तहत की जाएगी। अब ध्यान रखिए, सरकार इसमें अंशदान कितना रखेगी, 49% क्षेत्र पतन प्राधिकरण और निजी क्षेत्रों से प्राप्त होगा। जो पतन प्राधिकरण होते हैं ये जो आपको उसके साथ, और निजी जो क्षेत्र होंगे उसके साथ 51% का हिस्सेदारी होगा। तो सरकार इस तरीके से, तो ध्यान रखिए, क्षेत्रीय विकास संपर्क के तहत इस योजना में अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों के संपर्क 4 करोड़ यात्रियों को लाभ होगा। तो अगले 10 वर्षों में ध्यान रखिए 120 नए गंतव्य बनाए जाएंगे उड़ान योजना के तहत। तो यह भी फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जहां पटना बिहटा ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का विस्तार के अतिरिक्त बिहार में नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सुविधाएं होंगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब आपको जनवरी और फरवरी का जब कराया गया था करंट अफेयर, तो उसमें इस नए ग्रीनफील्ड का नाम भी बताया गया। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा बिहार के किन स्थानों के लिए इन ग्रीन फील्डों का नाम दिया गया है।
चार शहरों का नाम है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं सिंचाई और कृषि क्षेत्र में निवेश कैसे करेगा कृषि निवेश। तो पश्चिमी कोसी नहर परियोजना जो मिथांचल होता है ERM परियोजना के तहत आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो जोखिम प्रबंधन होता है ERM पर्यावरण में जोखिम प्रबंधन नीति होती है, उसके तहत 50,000 हेक्टेयर भूमि किसानों की सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। पर एक चीज़ याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस वर्ष क्या हो रहा है, इन क्षेत्रों में बारिश अभी तक नहीं हो पा रही है। तो यह सभी फैक्ट याद रखिएगा। सरकार योजना तो ला रही है, साथ ही साथ आपको जलवायु परिवर्तन के भी तथ्य को ध्यान में रखना है। प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। आवास क्षेत्र के निवेश के लिए क्या कर रही है, स्वमाही निधि 2.0 किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए उपलब्ध करा रही है। अब 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा 2025 तक। अतिरिक्त 40,000 इकाइयों का कार्य पूरा होगा। 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस अगले चरण में 1 लाख आवास इकाइयों का निर्माण होगा। तो कितना 15,000 करोड़ का निधि बनाया गया है, जिससे 1 लाख हम लोग क्या कर पाएंगे, इकाइयों का निर्माण कर पाएंगे स्वामी निधि योजना के तहत। ये फैक्ट याद रखिएगा। पर्यटन विकास के लिए सिर्फ 50 पर्यटन स्थलों में राज्य की भागीदारी, चैलेंज मोड पर 50 नए क्लस्टर निर्मित किए जा रहे हैं पर्यटन स्थलों के लिए, जहां पर बुद्ध सर्किट नाम याद रखिएगा, उनसे संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पहले भी हम लोग बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, इस तरीके से सर्किट बना रखे हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, सरकार इस प्रकार के नए कॉन्सेप्ट लेकर फिर से आ रही है। फिर नेक्स्ट है तृतीय निवेश में ही नवाचार और निवेश अनुसंधान और विकास की नीति के तहत गति के तहत आपको समग्र अनुसंधान निवेश, PM अनुसंधान अंधता वृद्धि योजना और द्वितीय जीन बैंक की स्थापना कर रहा है। तो ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। इधर से आपको याद रखना है राष्ट्रीय भू स्वामित्व जो भू स्थानिक मिशन है, ज्ञान भारतम मिशन है। तो ये सब सारे फैक्ट याद रखिए। ज्ञान भारतम मिशन, तो ये सरकार इसके माध्यम से करना क्या चाहती है, तो कुल 20,000 करोड़ के बजटीय आवंटन नवाचार और विकास अनुसंधान के लिए समग्र अनुसंधान मिशन के तहत लाएगी, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सकेगा। तो इसके साथ साथ PM अनुसंधान जो अध्यता वित्त योजना है, ध्यान में IIT और ITS जैसे अग्रणी तकनीकी संस्थान अनुसंधान के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 शोधार्थी रिसर्चर के लिए इस योजना के तहत सहायता अनुदान दी जाएगी। यह फैक्ट याद रखना। तो कितने शोधार्थियों को, 10,000। और द्वितीय जीन बैंक की स्थापना खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्मा लाइनों के साथ एक नया जीन बैंक स्थापित करेगा। तो भारत सरकार इस तरीके से भी उन्नयन कर रहा है। तो इसे भी याद रखें ताकि फसल की विविधता, जलवायु प्रतिरोधी बीज विकास को बढ़ावा दिया जा सके और हम जो क्रांति कर रहे हैं अपने फसल उत्पादन को और भी बेहतर करने के लिए उसमें लाभ ले पाए। और राष्ट्रीय भू स्थानिक, ध्यान रखिएगा, मिशन जिसमें अवसंरचना और डेटा विकास के लिए भू स्थानिक मिशन शुरुआत की गई, जिसके तहत ध्यान रखिएगा योजना का निर्माण शहरीकरण, कृषि और आपदा प्रबंधन आदि तकनीकों को सटीकता से बढ़ाएगा और हम बेहतर विकल्प की तलाश कर पाएंगे। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा भारत जो ज्ञान भारतम मिशन है, भारतीय पांडुलिपियों और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु शैक्षणिक संस्थानों और जो संग्रहालय होगा, पुस्तकालय होगा, निजी जो संग्रहालय होंगे, उसमें इस प्रकार ज्ञान भारतम मिशन के तहत स्थापित किया। इसका उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण करना, दस्तावेजीकरण करना और डिजिटलीकरण करना, ताकि हम अपने पूर्वजों, अपने जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसको बेहतर कर पाए, अपने ग्राम परंपरा को क्या करें और बेहतर रूप से संरक्षण, प्रचार प्रसार कर पाए। तो भारत सरकार जो ज्ञान भारतम मिशन है उसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को क्या करेगी, संग्रहित करेगी। और वीडियो 10 मिनट चलेगा, लंबा वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करनी है। तो देखिए सेशन लंबा होता है पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो पेशेंस बनाकर सारी चीज़ों को कवर कीजिए। और एग्ज़ाम के अंतिम समय में इतना लंबा वीडियो बनता है, अब इसको अलग अलग पार्ट में करते हैं तो 2-4 वीडियो बनता। तो इसलिए क्या है कि प्रयास यही है कि एक ही में चीज़ें ख़त्म हो जाए और एक ही जगह हो जाए संग्रह, तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छे से चीज़ों को आपके पास नोटेड रहेगा। इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से और भी बेहतर कर पाए। चलिए निर्यात संवर्धन, चतुर्थ में निर्यात जो हमको इंजन रखे हैं, चतुर्थ क्षेत्र में निर्यात को हम बेहतर रूप से इंजन मान रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा निर्यात संवर्धन मिशन के तहत
आपको संवर्धित निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया गया, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, ये सब मिलकर क्या करेंगे, वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। उद्देश्य क्षेत्रीय और मंत्रालय स्तर पर निर्यात लक्ष्यों को क्या करना, एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना है, अलग अलग क्षेत्र में विस्तृत होकर ना होकर एक जगह एक पोर्टल पर आकर काम करे। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, वित्त निर्यात संवर्धन मिशन मोड के तहत किन किन मंत्रालय को एकीकृत किया जा रहा है, तो 3 मंत्रालय याद रखें, वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो आपसे प्रश्न के तौर पर यहाँ से पूछ सकता है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। डिजिटल व्यापार अवसंरचना के लिए भारत ट्रेड नेट BNT नामक एक नई डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की स्थापना की जाएगी। तो भारत ट्रेड नेट क्या है, तो आपको याद रखिएगा, ट्रेड करने का, जैसे हम लोग ट्रेड के लिए देखते हैं ना, एक व्यापार एक ही जगह सब कुछ ट्रेड के लिए हो, जैसे हीरा के लिए आप देखें अहमदाबाद में बनाया गया है, ऐसे ही ट्रेड सेंटर आपको बनाया जाएगा ट्रेड नेट करने के लिए, जहां ना यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP को सहयोग देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाया जाए, ताकि हम एक मोड से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को भी जोड़ सके, एक मंच में एकीकृत कर सके। तो इसके लिए निर्यात को हम बढ़ावा दे पाएंगे। उद्योग 4.0 विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होंगे हमारे निर्माण में, उद्योग 4.0 के तहत उसको क्रियान्वयन के लिए बात कर रहा है, लाभ देने की बात कर रहा है, घरेलू उद्योग की सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि हम इस क्षेत्र में बेहतर विकल्प तलाश पाए। Tier 2 शहरों, जहां पर 1 लाख की आबादी आसपास होती है, Tier 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCS, ध्यान रखिएगा, को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ढांचा नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, ताकि इन शहरों में भी हम उद्योग 4.0 के तहत विनिर्माण को बढ़ावा दे सके, ताकि अधिक से अधिक रोजगार, अधिक से अधिक अवसर, अधिक से अधिक एसेट निर्माण हो सके। ये सब सारे फैक्ट को याद रखिएगा। क्लियर है? अब इस चतुर्थ ईंधन में ही ध्यान रखिएगा, ईंधन के सुधार के लिए क्या किया जा रहा है, तो कर सुधार किया जा रहा है, बीमा क्षेत्र में FDI वृद्धि की जा रही है और ग्रामीण ऋण वित्तीय समावेशन किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात जब हम करते हैं कि कर सुधार बीते वर्षों में लागू प्रमुख सुधार, जैसे फेसलेस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, त्वरित रिटर्न, 99% स्वयं मूल्यांकन और इसी तरीके से बहुत से विवाद से विश्वास योजना का नाम सुने, गत वर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। कर विभागों की नीति विश्वास प्रथम जांच बाद में, जैसे वचनबद्धता को दोहराया गया, ताकि कर देने वालों की संख्या में वृद्धि हो, लोग डायरेक्ट टैक्स दे पाए, कर जो भुगतान कर रहे हैं उनको और विश्वास क्रिएट हो। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% बढ़ाकर 100% किया गया है। तो FDI निवेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा आपको बीमा क्षेत्र में बढ़ाकर 100 कर दिया गया। यह सुविधा उन कंपनियों को दी जाएगी जो भारत में पूर्ण प्रीमियम निवेश करती है। तो आपको याद रखें, जो भारत में पूर्ण प्रीमियम निवेश करेंगे उन कंपनियों में आपको 100% का FDI निवेश घोषित हो गया है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ग्रामीण ऋण और वित्तीय समावेशन के तहत क्रेडिट स्कोर प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक इसे SGO जो आपको सदस्य होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ग्रामीणों में ऋण जरूरतों को पूरी करने को अपनाएंगे, ताकि उनका और उन्नयन हो सके, उनका और विकास हो सके, उनको और लाभ मिल पाए। पेंशन क्षेत्र के जो समन्वय होगा, नियमन होगा, उसके विशेष फोकस किया जाएगा, ताकि पेंशन योजनाओं को और भी बेहतर किया जा सके। केंद्रीय KYC रजिस्ट्री जो होगा उसको वर्ष 2025 में नवीनतम स्वरूप पुनः स्थापित किया जाएगा, ताकि KYC कराने में लोगों को और भी सुविधा प्राप्त हो, जल्दी त्वरित रूप से हम क्या कर पाए, निर्यात प्रबंधन को बेहतर कर पाए। देखिए, जब सरकार गुडविल से काम करती है, लोगों तक सेवाएं बहुत आसानी से पहुंचा पाती है, तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ता है। आज से लाल फीताशाही के युग में याद कीजिए, एक छोटा सा आधार कार्ड, छोटा सा हमको राशन कार्ड बनाने में, छोटा सा कोई भी सरकारी काम कराने में लंबे वक्त लग जाते थे। आज चट मंगनी पट बिहा वाला कॉन्सेप्ट होता, जाइए और 2 घंटे में सारी चीज़ करा के आ जाइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन घर से बैठ के कर लीजिए। तो ये सब जो है ना, KYC जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे डाटा सेंटर को, रजिस्ट्री डाटा सेंटर को, तब तक ये उपलब्ध हो ही नहीं पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी बात करूँ, मैं अभी एक NGO की स्थापना के लिए कार्य करा रहा था, रजिस्ट्री की वर्क हो रही है, जिससे बोध युक्ति नाम रखा गया है। बोध युक्ति जल्दी आप लोगों के सामने रखा जाएगा, इसका बोध युक्ति नाम रखा गया है NGO का।
इसके डॉक्यूमेंटेशन का काम करा रहा हूं, जिसमें मुझे जल्द से जल्द स्वयं वेरिफिकेशन के माध्यम से केवाईसी रजिस्ट्री के माध्यम से क्या हुआ, मुझे 1 हफ्ते में सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। जल्द से जल्द यह आप लोगों के सामने होगा। बोध युक्ति एज एनजीओ हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, सरकार के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, सरकार आपके पास अपनी योजनाओं को लेकर आ रही है। तो यह कभी तय होगा, जब कभी सफल होगा, जब आप केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री को और भी बेहतर कर पाएंगे। मेरे डाटा को कितना क्लियर रख पाते हैं, आपके डाटा को कितना क्लियर रख पाते हैं, और आप जहाँ जहाँ केवाईसी करा रहे हैं विभिन्न मंचों पर, उसका संग्रहण एकीकृत कैसे वो कर पा रहा है, यह रजिस्ट्री उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ताकि जो व्यक्ति अगर कुछ ऐसा प्रपोजल लाए, कुछ ऐसा काम करना चाहे, तो केवाईसी उसका चुटकी में हो जाए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। इंजन का चतुर्थ में ही ध्यान रखिएगा, निर्यात में विनियामक सुधार के लिए हम क्या कर रहे हैं। उच्च स्तरीय समिति सभी गैर वित्तीय नियामकों, लाइसेंसों और मुक्तियों के लिए समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित हो गया। तो यह समितियों का गठन होने वाला है। तो अब चर्चा आप लोगों के लिए 1 वर्ष में सिफारिशों को प्रस्तुत की जाएगी, और इनका काम होगा, जो भी आपको नियामकीय काम सुधार के लिए बातें कहेगी, आप 1 साल के अंदर उसका क्या कीजिए, सिफारिश कीजिए। किस तरीके से सुधार की आवश्यकता है नियामकीय संस्था, उससे भी हो या विडा हो या किसी प्रकार की संस्था हो जो नियामकीय संतुलन बनाती है, वित्त पे, बीमा पर, इस प्रकार से, तो आपको उसमें सुधार की बात कर। जन विश्वास विधेयक लाया जाए 2.0, जहां सरकार 100 कानूनी प्रावधानों गैर आपराधिक बनाने हेतु जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी, ताकि हम उन फालतू कानूनों को दूर करें। ब्रिटिश कानूनों के तौर पर, जैसे हम जानते हैं, बहुत से ऐसे कानून जो ब्रिटिश तौर पर चल रहे हैं, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम क्या कर पाए, हटा पाए, और अपने देश के विश्वास विधेयक को, जन विश्वास को क्रिएट कर पाए। इसके लिए सरकार ऐसी योजना ला रही है, विधेयक लाएगी। राज्यों में निवेश अनुकूलन सूचकांक के तौर पर वर्ष 2025 में राज्यों में निवेश अनुकूलता सूचकांक लागू करेगा, जिससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो आपसे यह याद रखना है, FSD के अंतर्गत समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाएगा, अर्थात जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत मौजूदा वित्तीय जो विनियमन के क्षेत्र हैं, निर्देशों को प्रभाव समीक्षा करने के लिए सरकार क्या करेगी, इस तरीके से समीक्षा तंत्र स्थापित करेगी, ताकि लाभ हो सके विनियामकीय संस्थाओं को, लोगों को जो इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद बजट का खंड B है, तो यह ध्यान रखिएगा, यह अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें हम लोग बात करते हैं सीमा शुल्क, टैरिफ संरचना, पूर्ण संरचना में युक्तिकरण करेंगे, ताकि हमें जो अप्रत्यक्ष कर है वो उसमें वृद्धि हो पाए। अप्रत्यक्ष करने का मतलब, जो भी आप सामान खरीद, डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हैं, उसमें अप्रत्यक्ष, जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं मार्केट से, ठीक ना, वो डायरेक्ट टैक्स ना होकर इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको याद रखिएगा। कोई भी सामान खरीद जिसमें आपको GST IGST के तौर पर लिया जा रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स तौर पर शामिल हो जाता है। औद्योगिक वस्तुएं आपको सीमा शुल्क दरों में सरल किया जाएगा। वर्तमान में 7 टैरिफ दरों की हटाया जाएगा, और संशोधन के बाद केवल 8 दरें शून्य सहित ही लागू रहेंगी। तो आपको याद रखेगा, इस तरीके से कुछ सरकार योजना ला रही है। और उसके बाद जीवन रक्षक और औषधि और स्वास्थ्य संबंधी राहत में 36 जीवन रक्षक दवाई, जैसे कैंसर उपचार हेतु बेसिक कस्टमर ड्यूटी जो होता है, कस्टम ड्यूटी को पूर्ण छूट दी जाएगी, ताकि इन प्रकार के मरीजों को उपलब्ध हो पाए बेहतर दवा। अब इसमें प्रमुख दुर्लभ और अत्याधुनिक औषधि की शामिल किया जाए। हाल ही में सुने होंगे, पिछले साल कुछ ऐसी बीमारियां था जिनके दवाइयां अमेरिका में मिलती थी, 4-5 करोड़ का, 10 करोड़ का दवाई एक सिरिंज होता था। तो ध्यान रखिए, सरकार इस प्रकार के कार्य इनिशिएटिव ले रही है, ताकि इस प्रकार के दवाइयों का पूर्ण संयोजन हो पाए देश में। ऊर्जा हरित और बैटरी निर्माण क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है, तो याद रखना है, लिथियम आयन बैटरी और कोबाल्ट पाउडर, पारा, जिंक समेत 12 महत्वपूर्ण खनिजों के अवशिष्ट और अवशिष्ट पूर्ण शुल्क छूट दे रही है, ताकि भारत में इन्वेस्ट हो सके, भारत में नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। इसके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी निर्माण हेतु 35 और मोबाइल बैटरी निर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क छूट प्रदान की गई है। तो आपको ये आंकड़े याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए क्या क्या किया जा रहा है, लिथियम बैटरी जो हमारे 12 महत्वपूर्ण खनिज है उसके लिए क्या किया जा रहा है, सब सारे फैक्ट याद रखिएगा। वस्त्र और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए बुने हुए वस्त्रों के संशोधित सीमा शुल्क 20% है, या 115 किलोग्राम जो भी अधिक हो उसमें क्या किया जाएगा, उसके लिए निर्यात अवधि लाया गया, जिसमें 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, और आवश्यकता पड़ने पर 3 माह का अतिरिक्त विस्तार दिया जाएगा। तो इस तरीके से उन क्षेत्रों को लाभ होगा, ताकि उनको और समय अधिक मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उत्पादन के लिए ध्यान रखिएगा,
इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले और BCD जो 10% बढ़ाकर 20% जो पैनल आप लोग लेते हैं टीवी पैनल उसमें, या तो फिर हम सोलर पैनल लेते हैं उसमें आपको वृद्धि की गई है। तो ये प्रकार के फैक्ट को याद रखिएगा। समुद्री उत्पाद निर्यात के लिए फ्रोजन फिश जो होता है उसके पेस्ट पर सीमा शुल्क 30% घटाकर 5% कर दिया गया ताकि मत्स्य समुद्री उत्पादन को बढ़ाया जा सके। आयातित वस्तुओं और अंतिम उपयोग को संयम। अब देखिए इसका क्या होता है, शुल्क घटता है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ता है, तो लोग उस क्षेत्र में डिमांड ज़्यादा करते हैं तो उत्पादन भी लोग ज़्यादा करेंगे। तो ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। फाइनल यूज के लिए आयात की गई वस्तुओं का उपयोग समय सीमा 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया। आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय सीमा जो पहले हुआ करती थी 6 माह का, अब क्या होगा वो 12 माह होगा। तो ये फैक्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये सब सारे याद रखिएगा। चलिए अब है बजट का जो भाग संग्रह प्रत्यक्ष कर है, यह आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर तो नई कर व्यवस्था लाई गई जिसमें राहत की बात की जा रही है, राहत दी गई है। तो कितना राहत दी गई, कितने % की राहत दी गई वो सारे देख लेते हैं। TDS में नियमों का सरलीकरण किया गया है, तो क्या TDS में किस प्रकार का सरलीकरण किया गया, इन सारे फैक्टों को देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा नई कर व्यवस्था राहत में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय यानी 1 लाख रुपये प्रति माह पर कोई आयकर नहीं लिया जाएगा, यह बातें की गई। वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 की मानक कटौती के बाद यह सीमा बढ़ाकर आपको 12.75 लाख कर दिया गया, ये फैक्ट याद रखिएगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती सीमा 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है, तो याद रखिएगा 50,000 बढ़ा दिया गया। किराए पर TDS की वार्षिक सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया। तो TDS जो हम लोग देते हैं उसमें अब है उच्च TDS कटौती केवल पेन रहित मामलों पर लागू होगी। जो उच्च TDS काटा जाता है अतिरिक्त शुल्क के तौर पर, तो ध्यान रखिए वो केवल उनके लिए होगा, पेन रहित जो होंगे उनके लिए। अब है नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना क्या है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इतने आए हैं 0 से 4 लाख, तो उस पर शून्य लगेगा हमारा प्रतिशत टैक्स। 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर याद रखिएगा 15%, 16 से 20 लाख पर आपको लगेगा 20%, और 20 से 24 लाख पर 25%, और 24 लाख से अधिक रुपए जिनके आए होंगे वार्षिक आय उस पर 30% का टैक्स लगेगा। तो ये फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये कुल मिलाकर बात हम करें कि इससे डायरेक्ट टैक्स बढ़ने की संभावना संख्या बढ़ भी रही है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर में ही बात करें। धर्मार्थ न्यास और संस्थानों की बात की गई है। जैसे छोटे पंजीकृत ट्रस्टों संस्थाओं की वैधता 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। ये बहुत ही अच्छा है, लिया गया इनिशिएटिव कि तत्कालिक रूप से पंचवर्षीय योजना के तहत रिन्यूअल कराना पड़ता था, अब 10 सालों के बाद होगा, तो यह बहुत ही राहत का कार्य होगा। संपत्ति कर में राहत दिया गया है। करदाताओं के स्वामित्व वाले अचल संपत्तियों बिना शर्त शून्य वार्षिक मूल्य पर दावा करने की अनुमति दी जाएगी, यह याद रखिएगा आप लोग। बचत योजनाओं में कर छूट। राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जो नेशनल सेविंग स्कीम है 29 अगस्त 2024 के बाद में कोई भी निकासी पर कर छूट का प्रावधान दिया गया। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, डेडलाइन याद रखिएगा 29 अगस्त 2024, ठीक है। उसके बाद अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए टन भार कर योजना, टन भार आपको लाया गया जिसमें का लाभ अब भारतीय पोत अधिनियम 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जो हमारे जलयान होंगे उनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए डेट याद रखिएगा 1 अप्रैल 2030 से पहले पंजीकृत स्टार्टअप को कर लाभ हेतु 5 वर्ष तक विस्तार दिया जाएगा, याद रखिएगा। जो पहले पंजीकृत हो जाएंगे अर्थात 2030 से, तो ये सारे स्टार्टअप अर्थात 2030 तक के जितने भी स्टार्टअप होंगे उनको प्रोत्साहन योजना हेतु आपको विस्तार किया गया है। तो ये पहले 25 हुआ करता था जो 2030 चला गया, 5 वर्षों का विस्तार किया गया है, क्लियर है। तो अगले 5 वर्ष तक जिनके जितने भी स्टार्टअप होंगे उनके लिए प्रोत्साहन योजना लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सार्वेन वेल्ड जो फंड्स और पेंशन फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश हेतु छूट की सीमा 31 बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दी गई है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। कब से कब तक डेट बढ़ रहा है ये फैक्ट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर 30 हो रहा है, यहाँ भी 30 हो रहा है, 31 मार्च 2030 हो रहा है, और यहाँ 1 अप्रैल 2030 हो रहा है। स्टार्टअप के लिए 1 अप्रैल 2030, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए आपको 31 मार्च 2030। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं, बजट आपका समाप्त हो गया, बजट का सेशन समाप्त हुआ, लंबा चला, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। आप लोग तरफ से लंबी क्लासेज डिमांड नहीं होती है, फिर भी एग्ज़ाम पास है
तो आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को ज़रूर समझिए और प्रश्न इसी रूप में पूछे जाएंगे जिस रूप में बताया जाया गया है। अब कुल मिलाकर बात है, प्रश्नों अच्छे से रिवीजन कीजिए, संग्रह कीजिएगा, PYQ से थोड़ा सा टैली कर लीजिएगा और उसके अनुसार अपने स्टडी मटेरियल को तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए बजट के बाद भी कुछ अतिरिक्त है, 2-3 स्लाइड का है, 5 से 10 मिनट में सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। तो देखिए कुल मिलाकर जब बजट के हम आकलन करते हैं तो इन 7 पॉइंटों पर घिरा रहता है, जहां पर हम बात करते हैं सुशिक्षित समाज की, जल संरक्षण की, स्वस्थ समाज की, जनसंख्या नियोजन की, नारी सशक्तिकरण की, पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन। तो आपको थीम बेस, देखिए पीटी में तो प्रश्न पूछेगा, यहाँ मेंस के लिए आपको ध्यान रखना है और जिनका इंटरव्यू हाल ही में होगा उनके लिए भी, कि बजट में मुख्य रूप से किन तत्वों पर बात की गई। तो ये 7 पॉइंट याद रखने हैं जिसमें सरकार अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, क्या क्या करेगा। जैसे सुशिक्षित समाज के लिए देश में ग्रामीण इलाकों सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेगा। मेडिकल कॉलेज में 5 साल के लिए 75,000 सीटें बढ़ेगी, अगले 10,000 सीटें होगी। ये फैक्ट याद है। जल संरक्षण के लिए हर घर नल योजना के लिए जल योजना लाएगा, जल जीवन मिशन, जिसकी अवधि आपको 28 तक कर दी गई है, यह फैक्ट याद रखना है। आर्थर चैनल फंड का बड़ा हिस्सा जलापूर्ति और पानी पुनर्भरण उपयोग के लिए खर्च किया जाएगा। स्वस्थ समाज के लिए ध्यान रखें, अगले 3 वर्षों के लिए सभी जिलों अस्पतालों में डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे और गीग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी, यह महत्वपूर्ण है। उसके साथ जनसंख्या नियोजन के लिए याद रखिएगा 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड ऑफ द फंड्स बनाया जाएगा, रोजगार अवसर बढ़ेंगे। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों में निवेश और विकास की बात की गई है, जिससे हम जनसंख्या के संदर्भ में पर्यटन की बात कर रहे हैं। उसके बाद जनसंख्या नियोजन की बात करें। नारी सशक्तिकरण में याद रखिएगा पहली 4 उद्यमी बनने वाली 5 लाख जो SC ST महिलाओं को 2 करोड़ लोन दिए जाएंगे। वहीं आपको आंगनबाड़ी पोषण केंद्र 2.0 के शुरू होगी, 1 करोड़ गर्भवती होंगी लाभान्वित होगा, नारी सशक्तिकरण के तहत किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण में पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, जो कचरा आपको वन्य जीव संरक्षण है और वन क्षेत्र विस्तार होगा। वन की रक्षा करने के लिए नेशनल मिशन फॉर आपको लाए जाएंगे ग्रीन इंडिया कॉन्सेप्ट, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये ग्रीन इंडिया, तो ये आपको बढ़ावा देने के लिए कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। ये याद रखिएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए शहरी जो गरीबी है उनके लिए लाई जाएगी नई योजना, सरकार योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार PM स्वनिधि के 30,000 रुपये तक की लिमिट को क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ये सब याद रखिएगा। अब क्रेडिट कार्ड इनको मिलेगा 30,000 का लिमिट कार्ड के साथ, ताकि लाभ ले पाए। अब इसके अतिरिक्त कुछ है, बजट में 2025 में किन मंत्रालय को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया और किन योजनाओं में सबसे ज़्यादा पैसा आवंटित किया गया। ये 2 चार्ट है जिसको आप लोगों को याद रखना है। रक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया 4,91,732 करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास को 2,66,817 करोड़ रुपया। कृषि एवं संवर्धन क्रियाकलाप उसको जो मंत्रालय है उसको दिया गया, आपको ध्यान रखना है 1,71,437 करोड़, ये याद रखना है। शिक्षा क्षेत्र के लिए आपको 1,28,650 करोड़ दिए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को आपको 98,000 करोड़ दिया गया है, 98,311 करोड़। अगर परियोजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आपको 2,03,000 करोड़ का आवंटन किया गया। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़, हालांकि मनरेगा का और भी होना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि जितना इसमें रोजगार ग्रामीणों तक पहुंचेगा, लोगों का डायरेक्ट पैसा पहुंचेगा हाथ में, तो डिमांड क्रिएट करेंगे। तो यह आवंटन और भी बढ़ना चाहिए, 1,00,000-1.5 लाख तक तो जाना ही चाहिए, फिर भी सरकार अपने मत के अनुसार से कर रही है। जल जीवन मिशन 67,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत आपको 63,500 करोड़ आवंटित किए गए। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अब एक है यहाँ पर देखिए, पिछले 7 वर्षों में श्रम भागीदारी दर दर्ज किया गया सुधार, जिसमें हम अगर ब्लू कलर की बात करें श्रम बल भागीदारी दर को दर्शाता है। रेड कलर का जो पिलर है वो आपको श्रमिक अनुपात बताता है और एक बॉक्स देकर कुछ आंकड़े दिए गए, वो क्या बता रहा है, बेरोजगारी दर। तो आपको बेरोजगारी दर के आंकड़े याद करने हैं कि 2023-24 में बेरोजगारी दर कितना था, बजट आपको जो 25-26 के अनुसार, तो आपको 3.16, 22-23 में कितना था 3.28 और 21-22 में आपको 4.17 और 20-21 में 4.19। क्यों था, उसमें कोरोना का काल था जिसके कारण रोजगार क्रिएट नहीं हो पाया। तो ये आंकड़े याद रखने क्लियर है, ताकि आपको एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे तो वो मिस ना हो। तो वह 22 और 23 और 24 के आंकड़े में 3.16 हमारे पास बेरोजगारी दर था। अगर हम बात करें कि हमारा GDP 2030 तक कितना रहेगा,
तो हमारा जीडीपी 2030 तक 6.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, तो हम टॉप 3 में आ जाएंगे। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगर 24 में बात करें तो 3.6 ट्रिलियन हमारा इकोनॉमी था, 2025 में 3.9 ट्रिलियन इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था, 2026 तक यह 4.3, 2027 तक 4.7, 2028 तक 5.2, 2029 तक 5.7 और 30 तक 6.3 जो ट्रिलियन है हमारा जीडीपी का इकोनॉमी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, आपको सीरीज में बना के पूछ सकता है या मिलाने के लिए बोल सकता है, मिलान करें 2025 में, या डायरेक्ट पूछ देगा 2025 तक कितना ट्रिलियन था, 2026 तक कितना होने का अनुमान है। यह बजट में दिया गया है, तो क्या होगा कि आपको लाभ होगा, ये आंकड़ों के विश्वास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्लासेज आज समाप्त हुई और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, आर्थिक सर्वे पर, आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा है 24-25 उस पर चर्चा करेंगे और एक ही क्लास में सारी वीडियो को, उसके प्रश्न को, जवाब को हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। देखिए वीडियो 2 ही लंबा होगा, एक सर्वे का और एक बजट का, उसके छोटे छोटे वीडियो है जिसको आप लोग देखिएगा। कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं यहाँ के प्रश्न, यहाँ से जब डायरेक्ट आएंगे तो आपको इसका महत्व पता चलेगा कि क्लास को कैसे हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और अब हमारे साथ समय साझा करने के लिए, हमारे साथ समय बिताने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद।